ओके सो डिस्क्राइब आप कर रहे होंगे, तब आपको अपने टॉपिक को कंप्लीटली बताएं कि आपका टॉपिक है क्या, फिर उसको किसी वैसी ही चीज के साथ कंपेयर करें। ये आपके आपके सामने काफी सारी चीजें खुल जाएंगी। अगर आप इसको फॉलो करते एंड तक अप्लाई करते तक लेकर जाएंगे तो आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बन गया हो। ठीक है, बस आप देखेंगे कोई चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना करिए, किसी ऐसी चीजों को कंपेयर ना करें जो कि अब्दुलरहमान है क्या? जी जी। जी जी। तो आई एम श्योर आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगी। इसी पैटर्न इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें अब्दुल रहमान, आपकी रिसर्च भी हो जाएगी और आपका पैराग्राफ भी आपके सामने आराम से लिखा जाएगा। इसके अलावा जो हमारा है वो है टेक्नोमिक्स का। मैंने जो उस दिन पैराग्राफ भेजा था वो मैंने बताया भी था कि मैंने इसको फॉलो किया। मैंने बताया था मेरा टॉपिक है क्या और ये किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, चेंजेस आई, और उसको करंट सिचुएशन यानी पाक सऊदीया जो पैक है उसके साथ मैंने रिलेट करके बता दिया था। तो आई जस्ट फॉलोड द सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर, और इजीली मतलब आई जस्ट लाइक वाज आस्किंग क्वेश्चन। मैंने चैट से कई जगहों पे ऊपर पूछा है और फिर मैंने बहुत सारा पढ़ के तो फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखती गई। ठीक है, सो यू डेटा कैन कहाँ से यूज। एक्सट्रैक्ट करें हम, क्योंकि हम अच्छा, अक्सर गूगल कर रहे होते हैं और अगर जर्नल्स भी मिल जाते हैं तो बहुत सारी एक ही टॉपिक्स के हवाले से होता है ना। तो हम इसको किस तरह से, कि हमारे हवाले से क्या हो सकता है उसमें। आप चैट का अच्छा, यूज वील गिव कीजिए। यू अ डेडिकेटेड सेशन, आपको हम देंगे इसका, ताकि कैसे एआई, जितने भी टूल्स हैं आपके पास, गूगल है, एआई है, ये सारी चीजें, तो कैसे आपने रिसर्च करना है, थोड़ा बहुत विल हेल्प यू विद दैट। एक डेडिकेटेड सेशन इसका भी हम रख लेंगे आफ्टर दिस। बट बेसिकली जैसे अगर आप चैट जीपीटी में डालते हैं ना, तो वो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दे देता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर पर्पस, आपको देखना पड़ेगा कि आर्टिकल कौन सा रेलिवेंट है, या डेटा कौन सा रेलिवेंट है, या स्टेटिस्टिक्स कौन सी रेलिवेंट है। तो उसके मतलब निकल आता है डेटा। व्हेन आप यू हैव जो जो आप, हाँ सॉरी। जी मेजर जनरल साइट्स हैं हमारे पास। देखिए अब्दुलरहमान, बात यह है कि अगर आप ना अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ना अपनी कुछ आइडियाज को क्लियर करने के लिए, और उसने आपको कुछ डेफिनेशंस दें, तो उसे कहें कि तुमने ये डेटा कहाँ से लिया, गिव मी रेफरेंसेस। तो वो आपको बताए, वो आपको रेफरेंसेस भी के ये फलां किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये फलां रिसर्च आर्टिकल में, वो आपको रेफरेंसेस भी देती जाती है। ठीक है, सो मतलब थिंग्स हैव बिकम सो इजी नाउ बिकॉज आपने एक प्रॉम्प्ट टाइप करनी है, अगर वो प्रॉम्प्ट आप सही टाइप कर रहे हैं तो आपको, हाँ, डोंट कॉपी एंड पेस्ट बिकॉज दैट इज नॉट योर ओन थॉट्स। चैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू हैव टू पिक एंड चूज कि मैंने कौन सा आइडिया यूज करना है, एंड देन यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्रेस द थॉट, विच जो एंगल आपने देना है वो आपने देना है। सो आपके पास ये टूल्स मौजूद हैं, आप इनको यूज करें। इसी तरह मैंने उस दिन क्या यार, मैंने किस टॉपिक पे लिखा था, मैंने कल एक और लिखा था और मैं अब वो पिछला वाला मुझे भूल ही गया है मैंने किस पे लिखा था। आपने पैक पे ही लिखा था, हाँ सऊदी मैंने, पाकिस्तान। हाँ, सॉल्व द पाकिस्तान पैक के ऊपर लिखा था। तो मुझे मैंने इसी तरह ही लिखा था कि ये होता क्या है, मतलब मुस्लिम यूनिटी क्या है। फिर मैंने उसको डिस्क्राइब किया था और मैंने फिर बाकी भी चीज़ें, पहले मैंने उसको डिफाइन किया था डिफरेंट एंगल से। उसके बाद जो है वो उसको उसके उसी उसके अंदर एडिशन की थी कि आजकल के सिनेरियो के अंदर इसको किस एंगल से देखा जा रहा होता है। और फिर आगे उसको इस सेम पैटर्न मैंने यही क्वेश्चंस लिखे थे, मगर मैंने वो जिस तरह मैं कहता ना व्हाट इज मुस्लिम यूनिटी, यहाँ लिखा ना व्हाट इज इट। तो व्हाट इज इट को मैंने लिखा था व्हाट इज मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि मैंने मुस्लिम यूनिटी पे लिखा था। तो उसने मुझे कई डेफिनेशंस दी, उसमें मुझे जो सही लगी मैंने उनको अपने वर्ड्स में लिखा। सो यूज दीज पैटर्न्स, ये आपको हेल्प करेंगे और आपको ये रिसर्च के, लेकिन हाँ ये सवाल जो है वो आपको अपने टॉपिक के मुताबिक ऑल्टर करने पड़ेंगे, इनके खुद बना के देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ आप देखें ना, व्हाट इज पावर प्ले, क्योंकि हम पॉलिटिक्स एंड पावर प्ले, तो एग्जांपल आपके सामने, और वो पावर प्ले के साथ हाउ डज इट फिट इनटू डेमोक्रेसी एंड स्लैश गवर्नमेंट, और फिर यही हाउ डज इट एक्चुअली हैपन इन इलेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑल्टर करके आपको खुद ही ये एक्सरसाइजेस भी आगे आपके सामने आ रही हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो अब्दुल रहमान, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें पूछें।
जितनी दफा पूछेंगे हम उतनी दफा आपको आंसर करेंगे। ये भी जजाक लेकिन एरिस्टोटल का भी है, देखेंगे, डिफाइन करो, फिर उसको कंपेयर करो किसी सिमिलर चीज के साथ, फिर उसका रिलेशनशिप बताओ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर आप किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। और फिर सर्कमस्टांसेस बताओ कि अगर ये हो या ना हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हो जाएगा नहीं होगा तो फिर क्या मसला होगा। फिर किसी एक्सपर्ट की टेस्टिमनी, जैसे हम कुरान और हदीस के साथ रेफरेंस देते हैं, तो कुरान और हदीस का रेफरेंस आप यहाँ पे एज ए टेस्टिमनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो एरिस्टोटल कॉमन टॉपिक्स वो कहता है कि जो भी इन 5 एरियाज के ऊपर जिसको कमांड होती है, तो वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर लेगा, किसी भी टॉपिक के बारे में ये चीजें पता हो तो आप लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सो ये आपको बताइए, ये वाले आप जरूर यूज कीजिए। फिर ये जो, अगर देखें कुछ लोग नैरेटिव राइटिंग करना चाह रहे थे कि हम कहानी की फॉर्म में लिखना चाहें, उसके अंदर ये बेहतरीन तरीका है कि आपको बताएं कि क्या हुआ और फिर कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, ये सारी इस पैटर्न को फॉलो करें। और जो नीचे लिखा हुआ है कि एटीट्यूड, वो एटीट्यूड मैंने आपको बताया था कि राइटर का जो एटीट्यूड होता है वो उसकी बेसिकली टोन होती है कि वो कितना सीरियस है, कितना वो मतलब ह्यूमरस टोन में लिख रहा है या कितना फॉर्मल टोन में लिख रहा है वगैरह। सो प्लीज यूज दीज। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, हमारे लास्ट लेक्चर इसके बारे में भी था। और ये जो अभी मैंने आपके सामने ये 8 खोले, ये मोस्ट कॉमनली यूज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, बाकी भी यूज होते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी आपको कम नजर आती है, लेकिन ये जो पहले 8 हैं ये ज्यादा यूज होते हैं राइटिंग के अंदर। ठीक है, इसका एक डिटेल हमारा लेक्चर हुआ है इसके ऊपर भी, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर हमें उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई तो वो भी शेयर कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास कुछ टाइम हुआ तो इसको मजीद खोल के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसकी पीपीटीज भी हैं। लेकिन फिलहाल मुझे है कि आज मैंने ना आपको पैराग्राफ राइटिंग करवा देनी है, ताकि आपको एग्जैक्टली जो आप सर साहिल के लिए लिख रहे हैं वो बेसिकली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि पीछे जितना है वो बैकग्राउंड थी जिनका हमने ध्यान रखना था लिखते हुए। ठीक है, सो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा अम, वो है पैराग्राफ राइटिंग। सो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर जो बहुत चीज पैराग्राफ, पहले तो ये समझना होता है कि पैराग्राफ जो होता है किसी एक सेंट्रल आइडिया को लेके चलता है, और वो आइडिया जो है ना वो उसके टॉपिक सेंटेंस के अंदर लिखा गया होता है, और बाकी जितने जुमले होते हैं वो उसी टॉपिक सेंटेंस को ही की डेवलपमेंट के लिए यूज किए जा रहे होते हैं ना। देर आर सो मेनी राइटअप्स कमिंग टू मी जो मुझे पूछ रहे होते हैं कि रम आप बताएं बताएं। तो आज आपको ना वो तमाम इश्यूज का आंसर मिलेगा जो मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसका पर्पस क्लियर नहीं हुआ, आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर काफी सारी चीजें मिस कर दी हुई हैं, या जो टॉपिक सेंटेंस दिया है उसके मुताबिक बाकी चीजों की डिटेल नहीं दी। वो आप अब आज गौर से सुनते जाइए, क्योंकि हम टॉपिक सेंटेंस को ही बहुत डिटेल में करेंगे और इसकी मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस भी करूंगी, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट जब हम वो एक्सरसाइज कर रही हूँ तो। सो एक विजुअल यूनिट होता है, जब आप लिख जो ही किताब खोलते हैं तो उसके सामने आप एक सफे के ऊपर आपको विजुअली नजर आता है कि इस सफे के ऊपर इतने एम्प्टी स्पेसेस या वाइट स्पेसेस आपको नजर आते हैं, और यहाँ पर इंडेंटेशन की गई होती है। वो आपसे आइडिया आपको हो जाता है कि इस पेज के ऊपर विजुअली इतने पैराग्राफ्स मौजूद है। सिमेंटिक यूनिट का मतलब ये होता है कि एक ही मीनिंग को कैरी करता है, मतलब एक ही चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, एक ही टॉपिक उसने रखा है। सिमेंटिक्स का ताल्लुक बेसिकली मीनिंग से है। मीनिंग जो है वो कॉनोटेटिव नेचर का भी होता है और डेनोटेटिव नेचर का भी होता है। सो कॉनोटेशन होती है, डेनोटेशन होती है वो लिटरल मीनिंग जो कि डिक्शनरी में डेफिनेशंस आपको मिल रही होती हैं, और वो बहुत न्यूट्रल डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जहेज की डेफिनेशन ले लें तो वो कहेगा कि इट्स अ गिफ्ट गिवन टू अ वुमन ऑन ऑन हर वेडिंग। लेकिन अगर इसको हम कॉनोटेटिवली, जो कि कल्चर बेस्ड या कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन होती है, तो जहेज को लानत भी कहा जाता है, इसे इट्स अ कर्स कॉनोटेशन में आ जाता है। सो सिमेंटिक्स इस बहुत बड़ी फील्ड है लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक्स के अंदर।
हम इसको स्टडी करते हैं, और हर लैंग्वेज के अंदर के अपने सिमेंटिक्स हैं, यानी पंजाबी हो, उर्दू हो, एनी ह्यूमन लैंग्वेज, दे हैव देयर ओन सिमेंटिक्स। तो एक पैराग्राफ के अंदर एक ही मायने या एक ही चीज के बारे में जिक्र किया जा रहा होगा। रेट्रिकल यूनिट भी होता है क्योंकि ये रीडर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसकी लेंथ वेरी करती है, ये मतलब 200 वर्ड्स का भी होता है और लंबे लंबे पैराग्राफ भी होते हैं। हम इसके अंदर खासी लंबे, अभी मैं एक पैराग्राफ आपको दिखाती हूँ जो कि खासा लंबा पैराग्राफ है, जो कि एक मिनट, ये खासा आगे आ गया, नहीं अभी हम फिर छोड़ दें इसको। मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ भी होते हैं जो कि टॉप यानी कि 1000 वर्ड्स के भी पैराग्राफ होते हैं। सो पैराग्राफ इज नॉट नेसेसरली कि जी वो 500 या 200 वर्ड्स का ही होगा, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, डिपेंड करता है कि नीड क्या है। बाज़ दफा राइटर जो है जब ऐसे राइटिंग करता है, वो एक बहुत बड़े लंबा उसने पैराग्राफ लिखा है, उसकी लेंथ काफी ज्यादा है, और वो एक आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, और उस आइडिया को, उस पूरे पैराग्राफ में उसने डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करके उसने उस आइडिया को कंप्लीट किया। नाउ ही वांट्स टू मूव टू अनदर आइडिया, तो वो चाह रहा है कि बीच में एक ट्रांजिशन हो। तो ट्रांजिशन जो है वो करते हुए वो चाह रहा है कि 2 लाइनें मैं बीच में लिख दूं जो कि एज अ ट्रांजिशन अगले आइडिया की तरफ मुझे ले जाएं, बजाय कि मैं एब्रप्टली किसी और आइडिया की तरफ जंप कर जाऊं। तो वो 2 लाइनों का भी एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज लाइक अ सीड आउट ऑफ विच एवरीथिंग ग्रोज, यानी वो बीज है। बीज अगर अच्छा है तो आपका जो दरख्त है वो अच्छा होगा, अगर बीज अच्छा नहीं है तो दरख्त अच्छा ग्रो नहीं करेगा। सो टॉपिक सेंटेंस एक ऐसे बीज का काम करता है। तो हमें इसीलिए आज हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक पिक्चर फ्रेम की तरह भी होता है जो कि आपके आइडियाज को एक ऑर्डर दे देता है, और ये यूनिटी को भी डिटरमिन करता है। अब ये यूनिटी कौन सी है जी, ये राइटिंग के अंदर एक टर्म यूज किया जाता है, यूनिटी या यूनिफाइड पैराग्राफ जैसे। और इसका मतलब ये होता है कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो चीजें आपने लिखी हैं, टॉपिक सेंटेंस के बाद में आने वाले तमाम जुमले टॉपिक सेंटेंस के मुतल्लिक ही होंगे। अगर हैं तो पैराग्राफ के अंदर यूनिटी मौजूद है, अगर नहीं है तो पैराग्राफ के अंदर यूनिटी मौजूद नहीं है। सो यूनिटी बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट करने में बनती है। आगे इसकी डिटेल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखा गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो कि पढ़े, एक मिनट देती हूँ आपको। After graduating high school, your identity changes as you move from being a high school teenager to the university student or worker. That is, your connection to home loosens as you attend school elsewhere, move to a place of your own, or simply exercise your right to stay out later. अब ये पैराग्राफ आपको पढ़ के कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया कि व्हाट इज इट अबाउट, लेकिन चूंकि इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखा गया, तो कुछ चीजें जो है ना इम्प्लिसिट हैं, यानी वो इतना क्लियरली हमें समझ नहीं आई। तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो आपके राइटअप को ज्यादा एक्सप्लिसिट यानी क्लियर बना देता है, ठीक है। अगर हम ये सेंटेंस इस पैराग्राफ के शुरू में लिख दें, graduating from high school is an exciting, occasionally even traumatic event. Now let's have it. So ये यही जुमला मैंने पिछले पैराग्राफ के शुरू में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे 2 चीजें हैं। कह रहा है कुछ लोगों के लिए तो ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग होता है, और कुछ के लिए ये बड़ा ट्रोमैटिक इवेंट होता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के अंदर आपका जो है वो आपको एडल्ट कंसिडर किया जाता है। अब कई पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि अब आप खुद रास्ता देखें, अपना घर का अरेंजमेंट खुद करें। तो उनके लिए ये ट्रोमा बन जाता है। बाज लोग कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है जी, हमें कोई रोक टोक नहीं होगी, हम कहाँ कहीं भी आए जाएं वगैरह, ठीक है। सो उस हिसाब से बाकी सारा पैराग्राफ जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा था, ये उसके मुताबिक लिखा है। तो एक्साइटमेंट भी लिखी हुई है कि कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग है, और आगे ट्रोमैटिक इवेंट भी लिखा। It is important to understand that topic sentences are, can be placed anywhere in the paragraph. Some usually topic sentence is the first sentence of the paragraph. ठीक है?
अच्छा, ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक सेंटेंस है, ये जुमला है। टॉपिक कुछ और होता है, टॉपिक सेंटेंस कुछ और है। इंग्लिश के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक सेंटेंस को पैराग्राफ के एंड के ऊपर भी लिखा जाता है, यूजुअली एज अ कंक्लूजन, और मे बी समटाइम्स द सस्पेंस राइटर दे टेंड टू राइट द टॉपिक सेंटेंस एट द एंड। और वो ये नहीं चाहते कि आप शुरू में ही वो, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस तो समराइज कर रहा होता है कि पैराग्राफ के अंदर क्या जिक्र किया जाना है, तो वो अगर शुरू में ही बता देंगे तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो दे ऑप्ट टू राइट द टॉपिक सेंटेंस एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दो डिस्कर्सिव राइटिंग, फॉर एग्जांपल आप दो चीजों को ले डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप टॉपिक सेंटेंस मिडिल में लिखते हैं ताकि दोनों का लिंक बता सके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉपिक सेंटेंस लिखा नहीं जाता, उसको इम्प्लाइड रखा जाता है, यानी छुपा मीटर हिडन रखा जाता है, या राइटर कहता है कि दे लीव इट टू द रीडर टू डिसाइड कि जो भी वो चाहे इसका मतलब समझ लें। सो अक्सर जर्नलिस्ट ये काम करते हैं, दे टॉक इन सर्कल्स, दे राइट इन सर्कल्स, वो दे लीव इट टू द रीडर टू डिसाइड, क्योंकि वो अगर एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कोई चीज बात कर दें तो उनको एजेंसी पकड़ लेती है, तो वो टॉपिक सेंटेंस ही नहीं लिखते, वो छोड़ देते हैं, एंड वो सारी इधर उधर की बातें आपको बता देंगे जो कि उस टॉपिक से रेलिवेंट होंगी, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखते। ठीक है, सो इट कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस, यूजुअली इट इज, इट कैन बी द लास्ट सेंटेंस, इट कैन बी इन द मिडल, एंड इट मे नॉट बी प्रेजेंट, सो इट इज सजेस्टेड, इम्प्लाइड। ठीक है, सो यूजुअली जो कि अच्छा, इसमें फायदा आपको क्या होता है कि मुझे आज किसी ने पूछा था, मेरी पुरानी क्लास फेलो थी आई की, वो कहती कि रीडिंग कैसे तेज की जाए। लुक फॉर द टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ, once you locate the topic sentence it will be easy for you to comprehend। टॉपिक सेंटेंस आपको पूरे पैराग्राफ की समरी बता देता है, और अगले तमाम जो जुमले होते हैं उसमें या एग्जाम्पल कोट की गई होगी या उसको मजीद डिटेल बता दी होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, या मजीद आर्ग्यूमेंट्स को, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन टॉपिक सेंटेंस अगर आपको पता चल गया है, यू रीड दैट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको क्विक रीडिंग करनी है तो आप पहला जुमला हर पैराग्राफ का पढ़ें, जो कि आमतौर पे, क्योंकि ज्यादातर राइटर पहला जुमला ही लिखते हैं, और आखिरी जुमला भी जरूर पढ़ें। पहला जुमला होता है टॉपिक सेंटेंस, लास्ट जुमला होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर टॉपिक सेंटेंस को रिफ्रेज करके या दूसरे लफ्जों में या कंक्लूजन ड्रॉ करके उसको लिख दिया जाता है, तो दोनों जुमले एक ही मायने दे रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर आप पहला और आखिरी जुमला पढ़ लेते हैं तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द राइटर टॉकिंग अबाउट। सो क्विक रीडिंग टिप आपको बता रही हूँ कि ज्यादा लंबी कोई बड़ी किताबें पढ़नी है तो जल्दी जल्दी पढ़ने क्या, जो कहते हैं ना स्किम स्कैन करना, वो स्किमिंग इसी तरह से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें एग्जांपल्स दी हुई हैं जहाँ पे टॉपिक सेंटेंस मिडिल में आया है, एंड के ऊपर आया है, सजेस्टेड है, ये एग्जांपल्स हैं जी। जैसे द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली स्टेट द मेन आइडिया, ये तो मैंने खैर आपको बता दिया, जिस तरह कहते हैं करप्शन इज इन लोकल गवर्नमेंट स्लोज डाउन डेवलपमेंट एंड हार्म सिटीजंस ट्रस्ट। तो ये शुरू के अंदर आया, और उसके बाद जो है ना राइटर जो अपना टॉपिक सेंटेंस है इसको मजीद उसकी डिटेल देगा कि ये उसकी डिटेल क्या होगी कि वो ब्राइब कैसे किया जाता है, डिले सर्विसेज और वीक पॉलिसीज, इनके बारे में, तीन चीजों के बारे में आपको बताएगा। जब ये एंड के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे पोस्टर, स्पीचेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट, अगर यही चीज अगर एंड के ऊपर आ रही है ना, सिटीजन सॉ द मैसेज एवरीवेयर फ्रॉम स्कूल टू पब्लिक प्लेसेस, दीज मैसेज, अब ये पूरा पैराग्राफ है, देखिए, दीज मेथड्स इफेक्टिवली शेप पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ऊपर सारा उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड के ऊपर उसने आपको समराइज करके दे दिया। मिडिल के अंदर आप देखें कि हमारे पास मिडिल में आ रहा है, दिस क्रिएट इकोनॉमिक डिपेंडेंस विच इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट। ऊपर वाला देखें और नीचे वाला देखें, वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसी इसी चीज के साथ कनेक्ट करके बता रहा है। वो क्या है, सम कंट्रीज एक्सपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेज while others depend on import, और आखिरी है,
Such dependence often limits smaller nations' freedom in decision making. And this create, यानी this ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को उसने जोड़ दिया। जब ये सजेस्टेड होता है तो ऑब्वियसली आपको नजर तो नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल आपको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ऊपर यहाँ उसने बताया है कि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं किया गया, लेकिन देखिए उसने नीचे आपको पूरा लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस थॉट। ये वो लिखना चाह रहा था लेकिन उसने लिखा नहीं। उसने डिफरेंट एग्जाम्पल्स और बुक्स और स्कूल के बुक्स were banned in the school while students were encouraged to read approved text only, इस किस्म की मिसालें वगैरह दे दी हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बात हो जाएगी, तो लोग बाज़ दफा डरते हैं, वो इसको सजेस्टेड रहने देते और जर्नलिस्ट काम करते हैं बोला। टॉपिक सेंटेंस का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो ये है कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर दो एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। एक तो ये है कि राइटर ने क्लियरली टॉपिक लिखा होगा। अगर मैं मुस्लिम यूनिटी पे लिख रही हूँ तो मैं मुस्लिम यूनिटी सबसे पहले लिखूंगी और उसके बाद आगे एक प्लस लिमिटिंग स्टेटमेंट। अच्छा, जो टॉपिक होता है उसको हमें लिमिट करना पड़ता है, ये नीड होती है राइटर की, क्योंकि अगर वो खुला छोड़ देगा तो वो खुद ही उस टॉपिक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ चीज लिखनी है, तो स्पोर्ट्स तो एक इतनी मतलब बहुत बड़ी फील्ड है ना, तो मुझे उसमें से चूज करना होगा कि कौन सी वाली। लेट्स पिक क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर हम बात करने लगे हैं, तो क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में खेली जाती है, तो कहाँ की क्रिकेट हुई? क्रिकेट हमने फिर और नैरो डाउन कर लिया, हमने कहा क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई है उसकी, और फिर हम पूरा इतने सालों का तो क्रिकेट के बारे में जिक्र नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे इतने बड़े टॉपिक को, तो इसको मजीद नैरो डाउन करके इसको लिमिट्स के अंदर लेके आते हैं। क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान इन लास्ट 5 years। सो देखिए, मैंने लिमिटिंग स्टेटमेंट के अंदर, अब मैंने टॉपिक जो है वो मेरा हो गया स्पोर्ट्स में क्रिकेट मैंने चूज कर लिया, और लिमिटिंग स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान लास्ट 5 years, यानी पाकिस्तान लोकेशन दे दी है लिमिटिंग स्टेटमेंट के अंदर, और टाइम दे दिया। सो टॉपिक को हमें लिमिट करना होता है। अगर देखिए, ऑलवेज ट्राई टू मेक द स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक विच लिमिट इट टू सर्टेन एक्सटेंट, अदरवाइज इट यू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू हैंडल। इवन जो बड़ी रिसर्चेस हम थीसिस वगैरह भी करवाते हैं, उसमें भी हम टॉपिक को नैरो डाउन करवाते हैं, वो जो रिसर्चर के कंट्रोल में आ सके, जिसके ऊपर वो डिस्कशन कर सके, कमेंट्री कर सके। So one good way to limit your topic is to place the keywords and phrases in the topic sentences. जैसे मैंने अभी दो कीवर्ड डाले, एक है पाकिस्तान और एक है 5 years. And it will help the reader know how you are going to discuss the topic. And these words or phrases are sometimes called controlling words and phrases. ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस के बारे में यही बताया चलूं कि इसको हम दो एंगल से देखेंगे। एक तो ये आपके सामने खुला है, ये फॉर्मूला है, ये अपने सामने लिख लें कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर मेरा टॉपिक क्लियरली लिखा होना चाहिए और उसकी लिमिटिंग स्टेटमेंट भी मेरे सामने होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे टॉप सॉकर इज प्लेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब सॉकर गेम है, ये टॉपिक हो गया, और इज प्लेड इन यूनाइटेड स्टेट्स के ये उसकी लोकेशन बता रहा है। सॉकर हैज बिकम मोर पॉपुलर विद इन लास्ट 5 years। टाइम जो है वो उसको लिमिट कर रहा है। सॉकर इज फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट। एक यानी एक एस्पेक्ट है गेम का, सॉकर गेम का, कि वो फिजिकली डिमांडिंग है, तो इसको उसका ये फिजिकली डिमांडिंग एस्पेक्ट ही उसको इसको इसको लिमिट कर रहा है। सॉकर एंड फुटबॉल हैव ग्रेट डील इन कॉमन। यहाँ पे सिमिलैरिटीज, कॉमन जब बात कर रहा है तो सिमिलैरिटीज को ही सिर्फ डिस्कस करेगा। सॉकर इज मोर डेंजरस देन टेनिस, यहाँ पे वो डिफरेंसेस को डिस्कस करेगा। ठीक है, a soccer player can receive various kinds of penalties during the game। अब यहाँ पे various kind मतलब है 1 2 3 4 can be a list, तो वो नंबर पेनल्टीज की देगा। सो यहाँ पे वो लिस्ट आपको एटलीस्ट 3 देनी होती, 3 चीजें लिखनी होती।
The World Cup Soccer Championship creates interest for soccer fans all over the world. अब ये चैंपियनशिप का इफेक्ट क्या आया कि उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया. सो ये भी इफेक्ट जो है ये भी लिमिट कर रहा है यानी टॉपिक को. फिर सॉकर इज डेंजरस फॉर सेवरल रीजंस. यहाँ पे रीजन या कॉज आपको लिमिट कर रही है और सेवरल रीजंस के अंदर एटलीस्ट आप 3 रीजंस देते हैं. सो ये 8 आपके सामने लिमिटिंग स्टेटमेंट लिखी हुई हैं. उन लिमिटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं जो कि बता रहे हैं कि इन टॉपिक को लिमिट या नैरो डाउन किस तरीके से किया गया. आप यहाँ पे हर जुमले के अंदर सिर्फ एक आपको नजर आ रहा है, या तो वो टाइम है या एस्पेक्ट है या इफेक्ट है, रीजन है, वगैरह वगैरह. लेकिन ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इनको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग स्टेटमेंट के अंदर ये जो चीजें अंडरलाइन हुई आपको नजर आ रही हैं इनको कहते हैं कैटेगरीज. यानी इट इज पॉसिबल टू हैव मोर देन वन कैटेगरी इन अ सिंगल टॉपिक सेंटेंस. यस वी कैन हैव. हम अभी एक्सरसाइज भी करते हैं इसके कि टॉपिक सेंटेंस को लिमिट करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो उसकी मिनिमम 8 कैटेगरीज हैं. आप प्लेस, टाइम, एस्पेक्ट, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, नंबर, इफेक्ट या कॉज. कॉज भी होता है, रीजन भी होती है. ये 8 कैटेगरी किसी भी टॉपिक सेंटेंस के अंदर डाल देते हैं और फिर कहते हैं मुझे इन्हीं के बारे में आगे चल के डिस्क्रिप्शन देनी. ठीक है. फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज आ गई. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू हैव रीड इट वंस. मैं 1 मिनट आपको दे रही हूँ ताकि आप एक दफा इसको खुद पढ़ लें और साइड पे आपकी कैटेगरीज भी दी हुई हैं, इसको प्लीज अटेम्प्ट करें अपने लिए. फिर जैसे मैं डिस्कस करूंगी आप मुझे बताते जाएंगे कि यहाँ पे ये जो नीचे ब्लैंक ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे ब्लैंक के अंदर टाइम लिखना है या एस्पेक्ट लिखना है या सिमिलैरिटी, क्या लिखेंगे? चलिए डिस्कस करते हैं. पहली तो आपके सामने लिखी हुई है, देखिए ये टॉपिक सेंटेंस है और आगे सॉकर इसका टॉपिक है. पहले बताएंगे सॉकर हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर in the United States in last 10 years. So increasingly popular जो है वो उसका एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है सॉकर के हवाले से. और देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट. और 10 years जो है वो टाइम हमें ये लिमिट करके दिखा रहा है कि हमने 10 साल जो अमेरिका में खेली गई वो किस तरीके से पॉपुलर हुई सॉकर, उसके बारे में आगे चल के डिस्कशन करनी है. ठीक है. टीम स्पोर्ट डेवलप एन एथलीट सेंस ऑफ फेयर प्ले. जी यहाँ पे क्या आएगा? कॉज. सॉरी, कॉज. इफेक्ट. इफेक्ट आएगा. इफेक्ट आएगा. इफेक्ट. सॉरी 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 इफेक्ट. या हाँ जी बिल्कुल इफेक्ट आएगा क्योंकि टीम स्पोर्ट का इफेक्ट ये हुआ कि एथलीट सेंस ऑफ फेयर प्ले जो है वो डेवलप हो गया. सो ये उसका इफेक्ट आया. लाइब्रेरीज हैव 3 बेसिक काइंड ऑफ मटेरियल. नंबर. नंबर आ गया. या नंबर. ठीक है जी, नंबर आ गया यहाँ पे. विमेन, अब ये जरा ट्रिकी है. Women are paid less for equal work than men in certain companies. ओके, एक तो इसमें डिफरेंसेस आ गया ना, डिफरेंसेस आएगा. और इसका इफेक्ट भी आएगा. प्लेस Oh, yes. प्लेस का पहले में क्या आएगा? हाँ. पहले में क्या आएगा? डिफरेंसेस. और कोई डिफरेंसेस के अलावा कोई और आंसर? बेस्ट फॉर इक्वल वर्क देन दैट. वी कैन से एस्पेक्ट. इफेक्ट आता है. इफेक्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि कैन यू एस्पेक्ट. एस्पेक्ट है नहीं. अच्छा इसमें ये है कि यू आर राइट, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंसेस क्योंकि वो ना आदमी और औरत की जो सैलरी है उसके डिफरेंसेस बता रहे हैं कि औरतों को कम दिया जाता है, आदमी को ज्यादा दिया जाता है. सो वो फर्क बता रहे हैं.
सर्टन कंपनीज में क्या आएगा? कंपैरिजन भी Place. तो है, Place. जी जी प्लीज, आई एम सॉरी कंपैरिजन फाइजल। कंपैरिजन भी तो है, जिसे हाँ जी, मतलब कंपेयर, मेरा देखिए सिमिलैरिटीज में भी कंपैरिजन ही होता है, और डिफरेंसेस में भी बेसिकली आप चीजों को कंपेयर ही कर रहे होते हैं। दो चीजों की सिमिलैरिटीज को जब बता रहे हैं तब भी आप दो चीजों को कंपेयर मतलब कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, और डिफरेंसेस में भी वही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने वो पीछे पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको कहा था, कंपेयर करना, सिमिलैरिटीज बताना होता है, कॉन्ट्रास्ट बताना, डिफरेंसेस बताना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है ये भी और ये भी। Pollution has caused three major problems in our town in last 5 years. जी, पहले में क्या एक है? तो इसमें पहले में इफेक्ट आ तो जाएगा। impact आएगा. पहले में क्या आएगा? कर रहे हैं। पहले वाला बताएं, पहले में क्या आएगा? Effect and number. Effect or cause. अच्छा, अगली सेकंड में? नंबर, थ्री मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड तीसरे में? प्लेस एंड देन टाइम। Number आ जाएगा. Alright, पहले में कॉज मेरे आएगा जी, वो हैज कॉज्ड लिखा हुआ है सामने, कॉज लिखा है 8वें नंबर पे, कॉज है आपका। पहले पोल्यूशन हैज कॉज, तो वो कॉज आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर right, थ्री right. नंबर मेजर आ गया ना, थ्री नंबर आ गया। टाउन जो है वो आपको लोकेशन बता रहा है, और 5 years टाइम फ्रेम टाइम आ बता रहा है। गया। Time आ अब ये गया. आपका ना, ये सामने ये जितने 6 लिखे हैं सब टॉपिक सेंटेंस लिखे हैं, ये टॉपिक सेंटेंस लिखे हैं, which means that writer is going to talk in the next sentences, the writer is going to talk about causes। वो तीन मेजर कॉजेज के बारे में जिक्र करेगा, और अपने इलाके के पिछले 5 सालों में। So all the sentences that will come after this sentence is writer is going to talk about causes, और वो लेस और वो differences बता रहा होगा कि किस तरीके से पैसे कम दिए जाते हैं औरतों को, और कौन वो सर्टेन कंपनीज कौन सी हैं, क्या वो आईटी कंपनी है या कोई और कंपनी है, कौन सी कंपनी। ठीक है, सो लास्ट वाला देखते हैं। एयर ट्रैवल इज मोर कन्वीनियंट देन ट्रेन ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 3 reasons। पहले में Different. तो डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अगला Last three reason. And last three ये example. टाइम आ गया। टाइम आ नहीं गया, नहीं सॉरी, नंबर भी आ गया, नंबर है. नंबर आ गया जी, नंबर आ गया, सॉरी। ओके। अच्छा, यहाँ पे जी आप सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, वो कह रहा है ट्रेन ट्रैवल भी कन्वीनियंट है और एयर ट्रैवल भी कन्वीनियंट है, इज मोर कन्वीनियंट है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज, says that air travel is convenient, okay, and train travel is also convenient, लेकिन वो ज्यादा convenient है, इसलिए वो similarities बता रहा है। ठीक है, तो at least 3 reasons, और number है और reasons है, reasons में cause भी है, वो जो अब कह बात कर रहे थे। चाहिए देखें कि आपने ये पीछे भी हमने ये इसका जो देख रहे थे, तो हमें ये फॉर्मूला ये याद रखना है कि टॉपिक सेंटेंस जब मैं खुद लिखूंगी तो मैं अपने टॉपिक सेंटेंस की पूरी सर्जरी करूंगी, मैं उसमें अपना टॉपिक लिखूंगी, और टॉपिक लिख के उसकी आगे लिमिटिंग स्टेटमेंट को देखूंगी कि मैंने कौन सी कैटेगरीज डाली हैं, क्योंकि आगे जितने जुमले मैंने लिखने हैं वो इन कैटेगरीज के गिर्द घूमेंगे। अच्छा, ये ना मैंने पूछना है कि जो आपने कैटेगरीज यहाँ डिफाइन कर दी है, इसका मतलब ये है कि जो राइटर है वो लिखने से पहले ही उसके माइंड में होता है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम नंबर्स एंड एस्पेक्ट एंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, या वो सिर्फ लिखता है और ये चीजें ऑटोमेटिकली उसके सेंटेंस में नजर आने लगी होती है. गुड क्वेश्चन फायजा, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं आपको कि जब हम प्री राइटिंग करते हैं, प्री राइटिंग के बाद जब हमने सारे आइडियाज अपने इकट्ठे कर लिए, द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इज द टॉपिक सेंटेंस। आफ्टर राइटिंग द टॉपिक के मैंने इस पे लिखना है, क्योंकि टॉपिक चूज करके आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है ना, तो जितनी प्री राइटिंग आपने की है और आइडियाज को इकट्ठा किया है, उसके बाद आपने एक काम फौरी तौर पे करना होता है कि वो एक जुमला लिखना है जिससे आपने अपने पैराग्राफ को शुरू करना है, एंड दैट इज द टॉपिक सेंटेंस। क्योंकि कल जब मैं कोशिश करी थी आर्टिकल लिखने की, जो मैंने लिखा भी, तो मैंने उसमें सिर्फ ये लिखा कि फ्रॉम लास्ट 10-15 years गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी फॉर दैट. तो इसका मतलब है मैंने नंबर तो उसमें ऐड किया, लेकिन मेरे माइंड में कोई नहीं था कि मुझे नंबर इसमें ऐड करना ही करना है. और फिर उसके बाद
you have to talk about it as well, you know, you have to give, you know, आपको उसको डिस्कशन में भी लेके आना पड़ेगा। सिर्फ टॉपिक सेंटेंस के अंदर 5 साल लिख देना नहीं, आप 5 साल की पिछली पूरी परफॉर्मेंस लिखेंगे कि पोल्यूशन कैसे हुई थी हमारे टाउन में, वो पिछले पूरे 5 साल का अच्छा, ये सारे डिफरेंट। डिसीजंस है ना, ये इरम, कि जैसे अभी इरम ने आपको बताया कि स्पोर्ट्स आपके जहन में आया कि भाई इसके ऊपर एक ब्रॉड टॉपिक है स्पोर्ट्स, इसके ऊपर लिखना है, फिर आप धीरे धीरे करके उसको नैरो डाउन करके हर स्टेप पे डिसीजन ले रहे हैं कि अच्छा स्पोर्ट है तो कौन सा, देयर यू मेड अ डिसीजन कि अच्छा क्रिकेट पे लिखेंगे, फिर क्रिकेट है तो कौन सा, फिर आप देखेंगे अच्छा पाकिस्तान का लिखेंगे, अच्छा पाकिस्तान पे है तो कौन सा, कितने टाइम पे। तो आप हर स्टेप पे उसको नैरो डाउन करके अपने टॉपिक पे आते हैं, देन यू क्रिएट योर टॉपिक सेंटेंस कि भाई अब इस फ्रेमवर्क के अंदर मेरा पूरा आर्टिकल रहेगा। और तो ये यही इसी प्री को राइटिंग प्री टेक्निक में राइटिंग ही कहते आप, हैं ना, जी जी ना इसी जी को जी प्री जी राइटिंग बिल्कुल कहते हैं ना, इसी में आप सेलेक्ट एग्जैक्टली। चूज करें। आप बहुत कुछ चूज करते हैं एंड देन जब आप आउटलाइन करते हैं, हमने वो भी प्री राइटिंग देखी थी कि जब आप आउटलाइनिंग करते हैं तो फिर आप बहुत सारे आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, रेलेवेंट नहीं है, आप रिजेक्ट कर देते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू राइट बट देन यू बिकम वेरी सेलेक्टिव इन द एंड। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू राइट आफ्टर doing all the research and collecting all the ideas is write one sentence that you want to talk about, and that is the topic sentence. Yeah. एक जुमला लिख लें, एक जुमला लिख रहे हैं और वो आपको फोकस्ड कर दे, ठीक है। सारी रिसर्च करने के बाद एक जुमला मेहनत से लिखें, वो एक जुमले के ऊपर मेहनत करनी पड़ती, टॉपिक सेंटेंस मेहनत से लिखा जाता है। ये अच्छा मतलब इसके लिए वाकई में आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। और फिर मैं आपको ये भी बता दिया है कि अपने ही लिखे हुए टॉपिक सेंटेंस की सर्जरी कैसे करनी है। टॉपिक ढूंढे उसके अंदर कि मेरा टॉपिक ये है, अच्छा इसको फिर मैं इसके अंदर कौन कौन सी आइडियाज डालूं। अभी मैंने ये एक एंगल से आपको टॉपिक सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, अभी मैं एक और एंगल से भी पढ़ाऊंगी आपको। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट एज वेल, ठीक है। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है क्योंकि आप ये 8 कैटेगरीज अपने सामने रखेंगे और उसके मुताबिक जो है ना कहेंगे कि अच्छा ये मैंने इसकी सिमिलैरिटीज के बारे में सिर्फ बात करनी है या मैंने इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है। याद रखिए जहाँ पे दो चीजों की अच्छाई या बुराई, तो आप वो मतलब आप जो है ना वो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को भी गौर से देखिए क्योंकि अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं। यानी कि अगर एक चीज बुरी है और दूसरी भी बुरी है तो आप बेसिकली सिमिलैरिटीज बता रहे हैं दोनों की। एक चीज अच्छी है और दूसरी भी अच्छी है तो आप दोनों की सिमिलैरिटी ही बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्क आ रहा है ना कि वुमेन आर पेड लेस, तो यहाँ फर्क आ रहा है कि वो कम और उसकी ज्यादा, तो ये डिफरेंस है। फिर हम ठीक है लोग इस टॉपिक को ये कैटेगरीज को जब हम कोई भी टॉपिक पे लिखने लगते हैं आर्टिकल, आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था एक पाई जिसमें फायदा आपकी आवाज ना मुझे ऐसे लग रहा है दूर से आ रही है क्योंकि आपकी आवाज सॉरी सॉरी, अब ठीक है आवाज? जी 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 बेहतर। ओके। लास्ट टाइम आपने एक ना पाई भी बताई थी कि जिसमें 3 पर्पस होते हैं हमारे आर्टिकल लिखने के। एक था इंफॉर्मेशन, एक परसुएशन, और एक थर्ड था इंटरटेनमेंट। या या अच्छा, और सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टॉपिक होता है, जैसे हम लोगों ने सेरोटोनिन पढ़ा था सर के साथ ना, तो हम कह रहे हैं कि यार मैं सेरोटोनिन के बारे में लिखना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेरोटोनिन। और उसके बाद जब आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही होती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को उस सेरोटोनिन के अंदर एडजस्ट करते हैं। इसको क्योंकि पाई में सिर्फ 3 चीजें आपने लिखी थी, एक और भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ, या पता नहीं आई डोंट इसको कैसे करते हैं कि अगर हम इफ वी जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिटी, उसको किस में एडजस्ट करते हैं हम, इंफॉर्मेशन में, इंटरटेनमेंट में, परसुएशन में? फायदा मैं आपके सामने आपका क्वेश्चन रिफ्रेश करके रखती हूँ। आप चाह रहे हो कि ये जानना कि अगर मुझे एक जैसे डोपामीन के बारे में फर्ज करें जिक्र करना है, तो मैं डोपामीन के जिक्र करते करते लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। सो एक होता है प्राइमरी पर्पस, वो तो 3 में से एक होगा ना, या एंटरटेन करके देंगी आप कहानी सुना के, या फिर आप इंफॉर्मेशन के तौर पे देंगे, या फिर आप पर्सुएट करेंगे। लेकिन देखें आप देखें कहीं आप ड्रामास देखते हैं, ड्रामा इज एंटरटेनमेंट, लेकिन उसमें कुछ हिडन एजेंडाज भी होते हैं। सो देयर इज अ प्राइमरी पर्पस व्हिच इज एंटरटेनमेंट, बट देन देयर आर हिडन एजेंडाज व्हिच इज सेकेंडरी पर्पस।
ओके, It could be multiple. दैट्स फाइन। मैं सिंपल से ये पूछना चाह रही थी कि जब हम अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगते हैं तो उसको कौन सी कैटेगरी में हमने रख के सोचने में, वो एग्जैक्टली पूछना चाह रही थी। इसको दैट्स आई थिंक फाइन। मैं एड्रेस करूं। हाँ। तो ये है कि जैसे जब आप प्रॉब्लम हाईलाइट करेंगी तो वो तो आप इन्फॉर्म कर रही है ना कि भाई देखिए ये सारे हम वी ऑल अग्री कि ये एक प्रॉब्लम है, आपने भी आइडेंटिफाई किया होगा, मैंने भी, आपने उसको आर्टिकुलेट करके लिख दिया कि ये एक प्रॉब्लम है। फिर जब आप सोल्यूशन देंगे ना तो सोल्यूशन में आप थोड़ा सा परसुएशन लेंगे कि मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है और उसका रीजन ये है वगैरह वगैरह। उसमें आप बैकिंग देंगी कुछ कुरान की, सीरा की या साइंस की, जो भी। तो आई आर बिल्डिंग अ केस कि भाई देखिए ये मेरा केस है, यू नीड टू बाय माई केस, मतलब आप सैंक्शन करा रहे हो। तो वहां पे आप थोड़ा सा परसुएटिव हो जाएंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्फॉर्मिंग ना। इन्फॉर्मिंग आपका प्राइमरी होगा, सेकेंडरी पर्पस होगा परसुएट करना। या या दैट्स राइट। एक्चुअली वही आपने लास्ट टाइम एक बात की थी कि जब तक हम लिखेंगे नहीं ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हम कहाँ स्टक हो रहे हैं। तो कल जब मैंने आर्टिकल लिख ही लिया तो मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्म ही करना था अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, लेकिन जब मैंने उसको फिनिश कर दिया ना तो बाद में मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि इसका सोल्यूशन भी तो देना है ना। फिर मुझे एक लदा से पैराग्राफ लिखना पड़ा कि इस सारी प्रॉब्लम को जो मैंने इन्फॉर्म किया है उसका उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकेगा। फायजा तो देखिए, आपने पर्पस के ऊपर तो फोकस कर लिया ना, आपने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं किया। उसमें डिफरेंट पैटर्न्स है ना, कहीं पे कंपेयर कॉन्ट्रास्ट का आ रहा होता है, कहीं प्रॉब्लम सोल्यूशन आए, कहीं कॉज इफेक्ट का आ रहा होता है। So whenever you are talking about problem, you are going to talk about solution as well, if there is any. If you find and if you think कि आपके पास solution है, sometimes people don't give. वो कह देते हैं जी मेरे पास इसका कोई solution नहीं है। Even हमारे journalist ये काम करते हैं, ठीक है, वो explicitly explain कर देते हैं कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जिस प्रॉब्लम में आप फंस रही है ना, वो है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उसको देखिए, मैंने पीछे वो उसके ऊपर एक स्लाइड भी आपको मेरे ख्याल है ग्रुप में भी शेयर की थी कि डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली यूज होते हैं। फॉरगिव मी इफ आई लाइक, इसको मैं दोबारा वापस करके आपको दिखा दूं वो, कि जहां हमने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की थी, कि वो कौन सा था, शायद ये था। नहीं, अच्छा प्लीज ये एस्पेक्ट को एक दफा और वजाहत कर दें, कैटेगरीज में जो है ये एस्पेक्ट आपका एस्पेक्ट ना की मुझे वो कहीं पर्सनालिटी समझ नहीं आता। एस्पेक्ट में होता है। जी, बस एस्पेक्ट के अंदर ना बाद दफा आपके पास आपके, यानी कह लें कि डिफरेंट पहलू से किसी चीज को देखना, मुख्तलिफ पहलू से चीजों को देखना। ठीक है। जिस तरह शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मैंने लिख दिया था यार, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने ऐड किया था। ये देखिए, ये वाला नहीं, मैंने आपको ये वाला दिया था, इसकी बेशक आप ले लें, पिक्चर उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कि परसुएट करने के लिए भी डिफरेंट, देखिए आप परसुएट कर रही थी, आप इन्फॉर्म कर रही थी, उसके लिए भी डिफरेंट यूज किए जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज है, आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। ठीक है जी। जी, इसका और मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि मैं जब कोई भी लिख रहा है उसके बारे में, एक जर्नलिस्ट जो है वो किसी जर्नलिस्ट जो है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, वो किसी और तरह लिखेगा। मैं एक समझे हाउस वाइफ हूँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं किसी और तरह से लिखूंगी। ऑर्गेनाइजेशन आप किसको कह रही हैं, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइजर टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। जब आप एक टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि आपने प्रॉब्लम तो बता दी, फिर आपको ख्याल आया मैंने सोल्यूशन। ये असल में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का ये टेक्स्ट को लिखने का पैटर्न है। तो राइटर अक्सर जो भी आप देखेंगे ना, जो ज्यादातर अगर इफेक्ट बता रहे हैं ना कि कोरोना वायरस फैला, सॉरी कोविड-19 फैला, तो वो उसकी कॉज भी बता रहे होंगे। और बाज लोग कॉज भी बताएंगे कि उस कोविड मतलब कोरोना वायरस उसकी कॉज थी, और फिर आगे जाके उसका सोल्यूशन भी बता रहे होंगे। तो वो चार पैटर्न्स को इकट्ठा लेके चल रहे होते हैं। वो होता है कॉज एंड इफेक्ट एंड प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। वो चार पैटर्न्स इकट्ठे करके चल रहे होते परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हैं। वो अच्छे से डिफाइन किया। जी, ये भी एक एक्सरसाइज है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि स्मोकिंग के ऊपर आपने लिखना है और उसका इफेक्ट बताना है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? Number of effects of smoking. ओके, एनीबडी एल्स?
आपने स्मोकिंग आप Smoking जो and सिगरेट के पैकेट पे The लिखा होता smoking है, in our effect of life. smoking on smoking one's is health in long term. जी बिल्कुल जवेरिया सही कह रही Smoking है। and जी its आमना आप क्या various कह रही थी? मैं कह रही हूँ effects. सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस इट्स Smoking इंजूरियस is टू हेल्थ। harmful. आलिया आप Smoking कुछ कह रही थी? is harmful for human body. जी Smoking जी is harmful for human body. जी स्मोकिंग इज हार्मफुल। देखें ये देखें ना, स्मोकिंग वाला टॉपिक है और हार्मफुल जो है वो आप उसका इफेक्ट बता रही। ठीक है, ये इस किस्म के तमाम जुमले मतलब जब आप लिखेंगे तो आप खुद लिखें और फिर ये नहीं अपने आप को बाउंड कर दें कि मैंने इसके ऊपर लिखना है और मैंने इसका इफेक्ट बताना है, मैंने इसके ऊपर लिखना है उसके नंबर ऑफ जो है ना इफेक्ट्स बताने। अब स्टडी हैबिट्स एक बहुत जर्नल सा टर्म है। स्टडी हैबिट में रीडिंग राइटिंग आता है, लिसनिंग स्पीकिंग भी आता है बाद दफा, लेकिन ज्यादातर रीडिंग राइटिंग आता है। सो रीडिंग राइटिंग अगर मैं स्टडी हैबिट्स के ऊपर बात करूँ तो मैं कहूँ reading for 2 hours a day will help me increase my vocabulary. Now what did I do? Reading मेरी स्टडी हैबिट है, 2 hours मैंने नंबर डाल दिया, इफेक्ट उसका है कि मेरी vocabulary इंक्रीज हो जाएगी। जी समझ आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, इस तरह से मतलब आपके सामने मैंने टॉपिक मैम बोला है। इसमें कॉज कहाँ हम मेंशन करते हैं, कॉज क्या है? बिल्कुल कॉज भी आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी को। मेरे सामने 2 लिखे हुए थे ना कि मुझसे मांगा क्या गया है, नंबर और इफेक्ट, तो मैंने 2 को ही ऐड किया। मैंने रीडिंग को स्टडी हैबिट कंसिडर करके 2 hours रीडिंग का, और इफेक्ट हुआ विल इंक्रीज माय वोकैबुलरी, जो उसका इफेक्ट है। ओके मैम जी आसिया। इसमें ये भी तो हो सकता है ना, रीडिंग हैबिट कैन डेवलप वन पर्सनैलिटी. बिल्कुल, लेकिन आपने नंबर नहीं डाला। या यस यस, ठीक है, approximately 2 hours reading habit can be helpful for getting good grades. जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल गुड 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 आसिया। ठीक है, सो ये इसी तरह रोल ऑफ अ वुमन है, जैसे रोल ऑफ अ वुमन एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एनी, ठीक है, एज अ नेबर। ये रोल ऑफ अ वुमन के 2 टॉपिक्स लिखें, 2 टॉपिक सेंटेंस लिखें, फिर अपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर रोल ऑफ अ वुमन तो मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, तो आप इसको एज इट इज अपने सेंटेंस में नहीं डालेंगे। आप रोल ऑफ अ वुमन एज अ एज अ डॉटर लिख दें। जैसे मैंने अभी पीछे स्टडी हैबिट्स को अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रीडिंग को किया था। तो रोल ऑफ अ वुमन में भी आपने रोल ऑफ अ वुमन टॉपिक जरूर है, लेकिन इस टॉपिक को मजीद ओपन करें, कैन बी अ वाइफ, डॉटर, सिस्टर, मदर, उसके अंदर इसको डालें और इसका लिखें कि हेल्पिंग मदर्स इन द हाउस होल्ड, वगैरह जो भी आगे आप कहना चाहें। Challenges of Pakistan. There are a number of challenges of Pakistan that includes illiteracy, poverty, corruption, इस तरह और भी पावर जो फेलियर्स हैं हमारे, वो एक इट्स अ बिग चैलेंज ऑफ पाकिस्तान। तो आप टॉपिक सेंटेंस के अंदर टॉपिक को एज इसको जुमले में नहीं इस्तेमाल करना, इसको यूज करना है इस तरीके से कि इसके अंदर रोल ऑफ अ वुमन तो बहुत सारे हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, तो किसी एक को चूज करें, उसके बारे में लिखें। सही, और फिर लिख के उसके बाद जो है ना उसके अंदर बताएं कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी डाली है। ठीक है, खुद ही लिखें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये बहुत आसान सी मैंने एक्सरसाइजेस करवाई दी हुई है यहाँ पे, वेरी सिंपल, और ऊपर आपके सामने एग्जांपल्स भी कोट हुई हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पावर प्ले के हवाले से, जिसमें पॉलिटिक्स एंड पावर प्ले इन्फ्लुएंस इलेक्शन इन स्मॉल कंट्रीज। टॉपिक तो पॉलिटिक्स एंड पावर प्ले है, और इसके अंदर इन स्मॉल कंट्रीज जो है वो प्लेस की कैटेगरी आपको दे रहा है। इसी तरह आगे भी ये बाकी सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी,
ये आप लोगों की रीडिंग के लिए होती हैं, मैम ताकि आप इनको, मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ एक्सरसाइज। आलिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मुझे बताती हैं चैलेंजेस, जैसे चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान और जैसे हम यहाँ द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो दोनों में क्या फर्क होगा? आई कैन बेयरली हेयर यू, आलिया। आमना, आपको समझ आई है तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, एक बार रिपीट कर दें, बहुत कम आवाज थी। मैं कह रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी बहुत आवाज आ रही कम है आपको? आपकी आवाज आ रही है, बहुत अब कम माइक को आवाज आ क्लोज रही है। करें थोड़ा सा, अपने मुंह के पास करें थोड़ा सा। जी, मैं कह रही हूँ कि द चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है? द चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट किस किया जा सकता है? अच्छा, शी इज आस्किंग चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है, चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान और प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए, लैंग्वेज का यूज जो होता है ना आलिया, वो बाज दफा एक फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज होता है और एक इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान के मसाइल मसले, तो प्रॉब्लम्स की तरह भी यूज कर लिया जाता है, और उसको चैलेंजेस की तौर पे, चैलेंज कहते हैं वो चीज जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल पेश करती है, जो मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ जाता है। सो पाकिस्तान के अंदर जो जो मुश्किलात आपको, जो जो चीजें इस किस्म की नजर आती हैं, जो कि मतलब सही आपको नहीं नजर आ रही, वो उसके चैलेंजेस ही। सो इट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज, यानी ज्यादा फॉर्मल तरीके से जब लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को चैलेंज के तौर पे लिख दिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये भी एग्जाम्पल है। फिर देखिए, एक ही टॉपिक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। जैसे politics and power play in small countries differ from local elections, use three main strategies, and occur because of the competition of power. अब यहाँ पे तो लिमिटिंग स्टेटमेंट आपके सामने आ गई, टॉप पावर, पॉलिटिक्स एंड पावर प्ले, तो टॉपिक आ गया आपका। लेकिन देखिए, स्मॉल कंट्रीज आपकी प्लेस आ गया, और फिर जो है ना डिफर, जो है वो डिफरेंसेस बता रहा है, और फिर आगे नंबर आ जाता है, क्योंकि उसने थ्री मेन स्ट्रैटेजीज का जिक्र कर दिया, और कंपटीशन ऑफ पावर जो है ना वो उसका कॉज बता दिया। ठीक है, इसकी तरह बाकी सारी एग्जांपल्स भी, तो आपको ये, इसीलिए मैंने एग्जांपल्स आपके सामने ये लिखी हुई हैं। ये सारी इस वक्त मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो फिर हमारा देर हो गई, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें। टॉपिक सेंटेंस को एक और एंगल से भी कैटर किया जाता है, देखा जाता है। हाउ टू पुल आउट द कंट्रोलिंग आइडिया। अब जैसे मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, विच इज टाइम, प्लेस, इफेक्ट, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस वगैरह, ये 8 हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 8 कैटेगरीज जो होती है ना, ये लिमिट करने के लिए तो यूज होती हैं, लेकिन आपके टॉपिक को कंट्रोल नहीं कर रही होती। ठीक है, तो देखते हैं कि कंट्रोलिंग आइडिया कोई और लफ्ज होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग आइडिया जब हम निकालते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस को, जब एक दफा लिख लेते हैं, तो हम वही जर्नलिस्टिक क्वेश्चन जिसे पीछे हमने प्री राइटिंग में डिस्कस किए थे, 5 Ws और 1 H पूछते हैं। और वो जो ये 5 Ws और 1 H है, हमें हमारा कंट्रोलिंग आइडिया, जिसके गिर्द पूरे ऐसे ने या पूरे पैराग्राफ ने घूमना होता है, वो निकाल के हमारे सामने ले आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये फोकस है मेरा, इसके ऊपर मुझे लिखना है। और जनरली कहा जाता है कि वो व्हाट वाला क्वेश्चन होता है, कि ये क्या है। ठीक है, और ये आपके किस मेन आइडिया को, जो कि अनक्लियर है, वेग है, बहुत ही जनरल किस्म की स्टेटमेंट आपने लिख दी है, उसको रिफाइन कर देगा, उसको नैरो डाउन कर देगा, आपके सामने क्लियरली आ जाएगा कि भाई मुझे इस पे बात करनी। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 5 W 1 H है, कंट्रोलिंग आइडिया आपके सामने, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्शन, इवेंट और इशू। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है व्हाट। द कंट्रोलिंग आइडिया इज एसेंशियली द आंसर टू द व्हाट,
प्लस लिमिटिंग डिटेल्स। अब हुआ क्या, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपके फोकस को लिमिट करने के लिए काम करेंगे, लेकिन व्हाट जो है वो आपको क्लियरली बताएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं तो फिर आपको पता चलेगा। थिंक ऑफ इट एज अ बिल्डिंग अ प्रीमिस सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम सीटी में पढ़ते हैं, सर ने कहा कि प्रीमिस निकालें, तो टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया इज इक्वल टू हु, या तो हु होगा या फिर व्हाट। ये प्लस जो बाकी जो है वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये आपके आइडिया को लिमिट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, हमने ये टॉपिक उठाया और हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, तो हमने कहा द डेवलपमेंट और डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स विच इज द सेंट्रल आइडिया। फिर ये हमारा आ गया। फिर कौन करता है, यानी कि डायरेक्शन पॉलिटिक्स को के डेवलपमेंट में कौन काम कर रहा होता है, वो होते हैं पॉलिटिशियंस। ठीक है, कहाँ होता है यह, चूंकि हम अपने पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, सामने हमारे लिमिटिंग स्टेटमेंट भी आ गया हुआ है, क्योंकि लिमिटिंग स्टेटमेंट में हमें जो जगह का तो हमें लोकेशन वैसे ही नजर आ रही है पाकिस्तान। कब होगा जी, इन द अपकमिंग ईयर्स, फ्यूचर, ये भी सामने आ गया। क्यों होगा, बिकॉज अब ये क्यों होगा ये भी आपको बताएगा। बिकॉज द करंट पॉलिटिकल ट्रेंड, सोशल मूवमेंट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। एंड कैसे होगा, थ्रू इलेक्शंस, पॉलिसीज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। पहला स्टेप ये है कि आप इन सवालों के जवाब ढूंढें, और व्हाट जो है या हु जो है वो आपको सेंट्रल, खासतौर पे व्हाट आपको सेंट्रल आइडिया देगा। So what is the central point? The development or direction of politics. And limit कैसे करेगा, where, when, why and how. Where Pakistan in coming years, why का भी आपको, और how ये भी आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, कंस्ट्रक्ट द टॉपिक सेंटेंस विद द कंट्रोलिंग आइडिया। अब क्या होगा, कंट्रोलिंग आइडिया के साथ प्लस टॉपिक प्लस फुल सेंटेंस। द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान विल बी शेप्ड बाय elections, public participation and social movement in the coming years। ये है आपका टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो था वो डेवलपमेंट और डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स था, और ये हमारा बेसिकली कंट्रोलिंग आइडिया है कि हमने बेसिकली ये डायरेक्शन, हमने ये पुल आउट करना था कि आगे चल के जितने भी मैंने आइडियाज लिखने हैं उनमें फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है, विल बी शेप्ड बाय इलेक्शन, जैसे आपने कंट्रोलिंग आइडिया विल बी शेप्ड बाय इलेक्शंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब ये देखें, इलेक्शंस के ऊपर अगले आगे जाके बात होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे बात होगी, सोशल मूवमेंट पे बात होगी, फ्यूचर की, फ्यूचर में जो क्या होगा, इन तीन चीजों के ऊपर राइटर आगे चल के इन चीजों के बारे में बात करें। सो व्हाट वी नीड टू, आई रिमेम्बर हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आए थे जो सीएसएस के एग्जाम पेपर्स बनाते थे, उन्होंने आई रिमेम्बर ये हमें एग्जाम्पल कोट की थी, और कहते थे कि जब हम इस किस्म के टॉपिक्स लोगों को लिखने के लिए देते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स की हमें डेफिनेशन देनी शुरू कर देते हैं। वी डोंट नीड दैट, या पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का बताना शुरू कर देंगे। नो, फोकस करें, इसके अंदर फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है पॉलिटिक्स के हवाले से। ठीक है, आपने फ्यूचर को, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स, वो कैसे शेप होता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये देखें, अगर वो इलेक्शन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सोशल मूवमेंट के थ्रू, तो वी नीड टू फिगर आउट कि हमारा अपना जो लिखा हुआ एक जुमला या टॉपिक है उसके अंदर हमने किस कंट्रोलिंग आइडिया के गिर्द बाकी सारी चीजों को लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, कंप्यूटर गेम्स हैव बिकम अमेरिकाज फेवरेट एंटरटेनमेंट। तो ये सवाल आपके सामने आए, आपने कंट्रोलिंग आइडिया निकाला, जो था टॉपिक था कंप्यूटर गेम्स, कंट्रोलिंग आइडिया हमारा आया हैव बिकम अमेरिकाज एंटरटेनमेंट, क्यों। ठीक है, और फिर इसके अंदर why, because they are popular, accessible and engaging. So to this limiting topic
तीसरे में आया refine the topic sentence. In recent years, computer games have become America's favorite entertainment because of its accessibility, interactivity, and popularity across age group. So 5Ws 1H आपने एक जुमला लिखा, आप क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं, आपके पास जब भी मैं आपको प्री राइटिंग टेक्निक के अंदर भी यही सिखा रही थी कि ये सवाल ही आपके टॉपिक को आपके सामने खोल देंगे। अपने टॉपिक को एक दफा लिखें, सामने एक जुमला लिख लें और पूछें सवाल अपने आप को कि ये 5Ws 1H पूछें, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरीके से इस टॉपिक को लेके चलना। So one way of putting is it like topic sentence is topic plus limiting statement and has categories, and the other way of doing is it pulling out the controlling idea, which is going to control the whole message that you're going to write. So key जो takeaways है इसके अंदर, start with what. This is the core of controlling idea. Use who, where, when, why, and how to narrow the topic and focus the paragraph. If you ignore the controlling idea, paragraph will become vague and confusing. Supporting details may be irrelevant. Essay loses focus and coherence. ठीक है? So what करके अपना controlling idea निकालें और बाकी जितने भी जुमले हैं उनको use करें, और एक दफा निकाल लिया फिर उस जुमले को पूरा लिखें। देखिए पीछे हमने वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लिखा था ना, तो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर भी जो है ना एंड के ऊपर हमने वो पूरा जुमला लिखा है। ठीक है, इसके अंदर भी एंड पे हमने पूरा जुमला लिखा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए। ये फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स तो इज अनसर्टन, आप कंट्रोलिंग आइडिया निकालें। क्लाइमेट चेंज is great challenge in 21st century. Propaganda plays important role in shaping public opinion, and during elections and internet has transformed the way students learn. ये मैंने सारे आपके सामने 5Ws 1H लिखा है, what कह के इसको निकालें और आपके सामने आएगा, फिर आप इसको जुमले को एंड पे कंप्लीट करें और बताएं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ, पाकिस्तान तो आपको वेयर तो बता ही देगा, फिर व्हेन का फ्यूचर भी आ जाएगा, वाई का आंसर आपने ढूंढना है, कैसे होगा ये ढूंढ कर आपने इसको आगे लिखना होता है। आंसर तो हमने दिए होते हैं आपको, सैंपल आंसर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद करें। बाद में हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं, टीचर ने ही हमें दे दिया है कोई टॉपिक लिखने के लिए जो कि बहुत ही वेग है, वो इतना बड़ा टॉपिक है, वो स्पोर्ट्स की तरह है। मैंने स्पोर्ट्स को नैरो डाउन किया था और उसमें से मैंने सिर्फ क्रिकेट को चूज किया। यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ पे लिखा है सेलिब्रिटीज मेक अ लॉट ऑफ मनी। नाउ वी नीड टू डिफाइन अगेन सेलिब्रिटी कौन सा। सेलिब्रिटी तो वो कोई भी बंदा होता है जो मशहूर है किसी भी रीजन से, वो सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, इवन ये जो टॉक शोज के आपके जो होते हैं लोग होस्ट, वो भी सारे सेलिब्रिटी हैं। एनीवन हु इज पॉपुलर इज सेलिब्रिटी। और हर बंदा जो सेलिब्रिटी है उसके अर्न करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। तो जब आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है तो फिर आपको उसको नैरो डाउन खुद करना पड़ता है। जैसे पीछे भी मैं आपको बता रही थी कि नैरो डाउन आपको खुद करना पड़ेगा। रोल ऑफ अ वुमन आप खुद नैरो डाउन करें कि आपने किस रोल के बारे में लिखा। तो इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको आते हैं सामने तो आप खुद नैरो डाउन करें कि एक सेलिब्रिटी आपने चूज करना है, और उसके ज़ाहिर है अगर वो कोई सिंगर है तो वो उसकी जितनी भी वो उसकी म्यूजिक की वो सीडीज या जो भी बिकते हैं उससे वो पैसा कमाता है, तो वो नैरो डाउन करके आप बताएंगे। अगर कोई वो मौलाना तारिक जमील है, वो भी सेलिब्रिटी है, तो उनका एक अलग तरीका है। ठीक है, सो इस तरह के जो आपको टॉपिक सामने आ जाते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, आपने उसको नैरो डाउन करना, चूज वन एंड राइट अबाउट दैट। अच्छा जी, पैराग्राफ यूनिटी क्या होता है जी? पैराग्राफ यूनिटी होता है ऑल द सेंटेंसेस दैट आर कमिंग। अब टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक सेंटेंस है टू अंडरस्टैंड। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मैंने एक्सरसाइजेस दी नहीं है, हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। आप करके हमें भेजें, हम चेक करके आपको बताएं। अव्वल तो हमने साथ में आंसर भी दिए होते हैं, लेकिन प्लीज फॉर योर ओन गुड अगर आप ये करते हैं तो आपके अपना फायदा होगा।
So controlling principle, unity and coherence. The first principle, unity, means everything in your paragraph exists to explain, describe, illustrate, prove, discuss one point, and that is your topic sentence or the main idea. So the topic sentence or the main idea is the purpose of your paragraph, the reason it exists. And all the sentences in your paragraph must directly relate to your topic sentence. If they do not, the paragraph does not have unity and it will sound like jumble of ideas. Quickly have a look at this concept of unity means all parts of writing exactly वही चीज आपको बता रहा है. तो हम लोग इसके यूनिटी के फीचर्स क्या होते हैं कि एक मेन आइडिया है और उसके ऊपर फोकस करके बाकी सारे जुमले लिखे जा रहे हैं और उसके मेन आइडिया के अंदर भी आपने कंट्रोलिंग आइडिया ढूंढा हुआ है और कंट्रोलिंग आइडिया के मुताबिक चीजें लिखी जा रही हैं. रेलेवेंट सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और यानी जो भी फैक्ट्स या एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो कंट्रोलिंग आइडिया के मुताबिक और टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक ही है. इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो अननेसेसरी डाइग्रेशन होता है, हम इधर उधर चले जाते हैं लिखते लिखते, कुछ और चीजों का जिक्र करने चले जाते हैं, वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती हमारी यूनिटी अगर हमारे टॉपिक्स हमारे पैराग्राफ के अंदर है. Or consistency of the purpose, whether the purpose is to inform, persuade, entertain, everything should serve that goal. तो वो सारा एक ही गोल को यानी यूनिटी जो है वो जाहिर है टॉपिक सेंटेंस के अंदर कंट्रोलिंग आइडियाज को ही केटर करेगी. अब यहाँ पे एक चीज बात, कभी कभी जो हमारी कैटेगरीज हैं वो हमारा कंट्रोलिंग आइडिया बनती हैं, नॉट ऑलवेज. तो हमने 8 कैटेगरीज पढ़ी हैं, कभी कभी कंट्रोलिंग आइडिया बनती हैं लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल देते थे मुझे, जैसे अब ये पिक्टोरियल आपको दिखा दिया कि सारे जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो के बाद में आने हैं पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस के बाद, उन सब का लिंक टॉपिक सेंटेंस के मतलब के साथ होना चाहिए, तो पैराग्राफ के अंदर यूनिटी रहेगी. ठीक है. और उस पैराग्राफ की यूनिटी के अंदर जैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप टॉपिक सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं उन्हीं की मज़ीद डिटेल दे सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. बाज़ दफ़ा सपोर्टिंग सेंटेंस आपने दिया, वो सपोर्टिंग सेंटेंस की मज़ीद आपको डिटेल रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी आप देते हुए जाते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि there are 2 main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. Applying to the college is terribly complicated process. Some of my friends chose college for very bad reason. John has never been to college. I've met his grandfather and he still has incredibly sharp mind for the man of his age. Susan chose a university because the food in the region was said to be quite good. Susan is really not too clever, I suppose, so I shouldn't criticize her. Actually, I think it was her grandfather who made the choice for her. Now, look at the first sentence. There are 2 main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. None of the sentences coming after the topic sentence are linked with the 2 main reasons. 2 मेन रीजंस की राइटर ने कभी मेंशन किया ही नहीं. उसने डिफिकल्टी इन अप्लाइंग के बात कर दी, अपने फ्रेंड की रीजन दे दी, जॉन के कॉलेज ना कभी नहीं आया, उसके ग्रैंडफादर, सूजन की रीजन, उसकी स्टुपिडिटी, उसके ग्रैंडफादर. नन ऑफ द सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस, which means that this paragraph lacks unity. It is not unified paragraph. However, if you see at this paragraph, यहाँ पे there are 2 main reasons why I have decided to attend Princeton University next year. इसी को दोबारा से लिखा है. First of all, there is a question of money. Princeton's tuition is reasonable, and I don't even have to pay it at all once. All at once. This is very important since my father is not a rich man. With Princeton's deferred payment plan, my father will be able to pay my tuition without too much difficulty. The second reason is the fine education which I feel I will receive there in agriculture, my chosen field.
It is a well-known fact that Princeton's hire only the finest professors in its agriculture department. Moreover, the university requires all agricultural students to gain practical experience by working on farms in the area while they are still going to school. अब देखिए, पहली रीजन सेंटेंस नंबर 2 में आपको नजर आ रही है, सेंटेंस नंबर 5 के अंदर उसने दूसरी रीजन दी है. इसको पिक्टोरियली इस तरह देख लेते हैं. 2 मेन रीजंस. पहली रीजन है, पहली रीजन जो आ रही है वो हमारी फाइनेंशियल कंसिडरेशन है. वो कह रहा है कि रीजनेबल ट्यूशन फी है, और दूसरी रीजन वो दे रहा है कि डेफर्ड पेमेंट है. सो दोनों का ताल्लुक पैसों से, इसी उन्होंने दोनों को इकट्ठा करके मेंशन कर दिया. सेकेंड रीजन में से कहा क्वालिटी एजुकेशन है, और उसने फाइन टीचर्स का जिक्र कर दिया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जिक्र कर दिया. ये इसका भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही ताल्लुक है. तो ये पैराग्राफ इट इज यूनिफाइड पैराग्राफ, क्योंकि दोनों जो रीजंस है उनका ताल्लुक टॉपिक सेंटेंस से लिंक होता है. यहाँ पर एक और चीज जो बहुत गौर से देखने वाली है, लेट्स सपोज अगर मैं सेंटेंस नंबर 3 को उठाकर सेंटेंस नंबर 6 की जगह ले आऊं, और सेंटेंस नंबर 6 को नंबर 3 की जगह ले जाऊं, तो क्या विल द पैराग्राफ बी यूनिफाइड? नो. व्हाई? क्योंकि पहली रीजन जो है, उस जो फर्स्ट रीजन दे रहा है उसी के साथ उसके बारे में बताना चाहिए. अब फाइन टीचर्स तो सेकंड रीजन है, वो अगर यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएंगे तो वो नॉन यूनिफाइड हो जाएगा. एनीबडी एल्स? थैंक यू सबा, बताती हूँ आपको इसका आंसर. एनीबडी एल्स? Because he mentioned that he picked this university because of two main reasons. So he needs to tell the primary reason first, and then the secondary reason. So it's gonna make a harmony in the paragraph. कोई और ट्राई करेगा? वो शायद दोनों रीजंस एक साथ पहले बताकर फिर उन दोनों को वो मतलब जैसे एक्सप्लेन कर सकता है. गुड, आई एम सो ग्लैड टू हियर. जवेरिया बताइएगा, मैंने सवाल क्या पूछा था? क्या अगर मैं नंबर 3 को 6 और 6 को 3 की जगह ले जाऊं तो पैराग्राफ यूनिफाइड रहेगा? ये सवाल है मेरा. ओह सॉरी. मैंने सेंटेंस नंबर 3 को 6 और 6 को 3 पे लेके जाना है. Will it be still be unified? No. नो. No, it will be unified जनाब, क्योंकि चाहे 3 को 6 या 6 को 3 पे ले जाए, सबका ताल्लुक टॉपिक सेंटेंस के 2 मेन रीजन से ही है. It will be unified paragraph because they are still related to the reasons, the controlling idea. What it will lack is the coherence. जो चीज खत्म हो जाएगी वो होगी coherence. Coherence क्या होती है? Sticking together. To cohere is to stick together. ओके. ठीक है. सो जुमला नंबर यानी सेंटेंस नंबर 3 को 6 और 6 को 3 में यूनिटी आपकी रहेगी, यूनिफाइड पैराग्राफ रहेगा, कोहेरेंस खत्म हो जाएगी. अभी जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 तक, यानी आप देख रहे हैं ये आप सेंटेंस नंबर 2 3 4 को 5 6 की जगह और 5 6 7 को ऊपर इस पूरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर भी ठीक है, यूनिटी भी रहेगी और कोहेरेंस भी रहेगी. लेकिन एक एक जुमले को उठा के आप आगे पीछे करेंगे तो यूनिफाइड तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जुमले का ताल्लुक टॉपिक सेंटेंस से ही रहे, तो यूनिफाइड तो रहेगा लेकिन उसकी कोहेरेंस खत्म हो जाएगी. ठीक है. कोहेरेंस का मतलब है टू स्टिक टुगेदर. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जहां पैसों की बात हो रही है, उस बात को एक दफा पूरा करें, पूरी बात को खत्म करें, यानी कि ट्यूशन फी और डेफर्ड पेमेंट एक जगह इकट्ठी आएगी क्योंकि दोनों का ताल्लुक पैसों से है. और फाइन क्वालिटी एजुकेशन जिसका ताल्लुक टीचर्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है,
तो इन दोनों को हमें इकट्ठा ही रखना होगा, नहीं तो इसकी कोहेरेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, to cohere to stick together and make sense logically, ये आपका स्ट्रक्चर देती है। आपको पता चलेगा कि हम जुमलों को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते, हमें एक बात को एक जगह कंप्लीटली खत्म करना होता है और फिर अगली बात की तरफ जाना होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज आपने देखा कि ये आपके राइटअप को स्ट्रक्चर देता है और लॉजिकल कनेक्शन देता है। ठीक है। ये गोज हैंड इन ग्लव विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यूनिटी और ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है। तो अगर कोहेरेंस खत्म हो जाए, यूनिटी बरकरार रहेगी, लेकिन द सेंटेंस द पैराग्राफ विल नॉट मेक सेंस, इट विल फ्लाई ऑफ इन एवरी डायरेक्शन। जो मेरे पास अभी आते हैं उनमें कई चीजें इस किस्म के मसाइल नजर आते हैं। यूनिटी काफी सारे मसले हल कर देता है लेकिन सारे नहीं। ठीक है। सो आपको लॉजिकली सेंस बनाने के लिए उनको ऑर्डर में करना होता है। ये कुछ कॉन्सिक्वेंटली, ये जो एम्पलीफिका, ये कुछ ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं जो कि दिए हुए हैं। ये एक एक्सरसाइज है जी, प्लीज आई वांट यू टू डू इट। अभी सब मेरे साथ करें। इसके अंदर सिर्फ आपने मुझे बताना है कि ये जो शुरू में डैशेस लगे हुए ना, तो आपने मुझे बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा जुमला आएगा, आखिर में कौन सा आएगा, और इसको कैसे सीक्वेंस करेंगे। 1 2 3 आप अभी करें, 1 मिनट है आपके पास। ये कोहेरेंस की एक्सरसाइज है। Antarctica, the continent at the South Pole, is one of the coldest spots on Earth. First, will be the first and एक second. मिनट आसिया, 1 मिनट रुक जाइए अभी। लेट अदर्स डू इट, फिर हम इकट्ठे एक दफा जो है ना इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स चेक योर आंसर्स प्लीज। देखें कि पहले वो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है और फिर बाद में उसने जो है ना इसके बारे में बात की है कि 75% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड। तो जहाँ पे एक चीज उसने पहले बात खत्म की है, उसके बाद अगले पे गया। देखिए सेंटेंस नंबर 3 के अंदर भी आपको सनलाइट का जिक्र नजर आ रहा है और 4 में भी सनलाइट का जिक्र आ रहा है, और वो सनलाइट ना होने की वजह से टेम्परेचर बिलो 100 जो है ना वो बिलो 0 जो है वो चला जाता है। ठीक है। और फिर आगे जाके वो 90% 5% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड विद आइस, और जहाँ पे आइस का जिक्र आ रहा है वहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में, 6 में और एंड के ऊपर कंक्लूडिंग जर्नली टॉपिक सेंटेंस को ही रिफ्रेश करके, क्योंकि इसके इतनी हार्श इन्वायरमेंट है तो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। तो ये इस तरीके से जानी कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बिलो 0 जा रहा है, सनलाइट सनलाइट और फिर आइस एंड आइस, ये इकट्ठे किया हमने, या इसको ऊपर कर दें या उसको नीचे कर दें तब भी इट विल मेक सेंस। मगर हम देखते हैं कि सबसे
कोल्डेस्ट स्पॉट ऑन अर्थ का जिक्र करते हुए तो हम सबसे पहले जो है ना वो इसको बिलो 0 का ही जिक्र करेंगे और उसकी रीजन सनलाइट का ना होना वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये इराम, हमें जी इस फायदा। सारा पैराग्राफ के ऑर्डर में उन्होंने वो ये यूज किया था जो सबसे पहले आपने डिस्क्राइब किया था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये ये हेल्प करते हैं हमारे पैराग्राफ की हार्मनी को मेंटेन करने में, यूनिटी को। नहीं फायजा, वो टॉपिक सेंटेंस से रेलिवेंट है, वो हम टॉपिक सेंटेंस पे, ये है आपको मैं अभी आगे हम चलते जा रहे हैं ना, तो ये कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट मैं जब दे दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सेंटेंसेस आते हैं उनमें क्या लिखना होता है। ठीक है, सो ये जनरली आपको ये बताया है कि किस तरह से एक ही तरह की बात को इकट्ठा करना, फिर जो दूसरी बात हो रही है उसको इकट्ठा करना और फिर उसे कंक्लूड करना। सो इस तरह की आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी, डू देम। अब चैट से बनवा लें, आपको मिल जाएंगी काफी, और इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि हमें कोहेरेंस का आइडिया नहीं होता, हमें यूनिटी का आइडिया नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये लफ्ज ही पहली दफा सुने। मैं इसलिए फिक्रमंद थी और इसलिए आपको पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी जो लोग आते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं होता, हालांकि उन्होंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आए हुए हैं, बट दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू के टॉपिक सेंटेंस और यूनिफाइड और कोहेरेंस, नो क्लू। तो जब मैं सिंपल मतलब से ये पूछना चाह रही हूँ कि आई डोंट नो वो वर्ड कौन सा है, कि इसको कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए एक कौन सी कोई फार्मूला होता है जिसको कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को फॉलो अप करती है, फिर दूसरी तीसरी को फॉलो अप करती है। देखिए फाइजा, ये मैं पीछे जो आपको ये वाली एक्सरसाइज करवा रही थी ना, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि टॉपिक सेंटेंस में उसने जो कंट्रोलिंग आइडिया दिया है वो किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने की 2 रीजंस देनी है। अब जो फर्स्ट रीजन है, अगर इस तीनों जुमलों को उठा के आप 5 6 7 में ले आए और 5 6 7 को ऊपर ले जाएं, विल मेक सेंस, कोहेरेंस भी रहेगी, यूनिटी भी रहेगी। लेकिन बीच बीच में से उठा के आप जुमले को, फॉर्मूला नहीं है इसका कोई, बस आपका यही है कि आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है कि मुझे एक बात, एक टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना, उसको वहां कंप्लीटली खत्म कर दूं और अगली बात के अंदर उसको मिक्स नहीं करना। ये नहीं है कि मैं, इसीलिए आपको प्री राइटिंग करवाई जाती है, आउटलाइन करवाया जाता है, ताकि आप अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख लें। while you are sitting writing your first rough draft, उसके अंदर इस किस्म की गलतियां नजर ना आए कि आपको ये ट्यूशन फी वाला तो ऊपर लेके जाना चाहिए था, आपने तो नीचे लिख दिया हुआ। ये गलतियां नहीं फिर होनी चाहिए। सही है, आगे जो है ये हमने एक्सरसाइज की है, उसके बाद ये इसमें कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। फिर ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि देखिए, आइडेंटिफाई इररिलेवेंट सेंटेंसेस। अब टॉपिक सेंटेंस लिखा है, डिफरेंट पीपल स्पेंड देयर वीकेंड इन डिफरेंट वेज, हमारे कीवर्ड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वेज। सम एंजॉय गोइंग टू माउंटेन्स टू हाई स्की एंड जस्ट रिलैक्स। फिर वाटर स्कीइंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन स्नो स्कीइंग। क्या इसका ताल्लुक डिफरेंट पीपल डिफरेंट वे से है? द आंसर इज नो। ठीक है, द अदर प्रेफर गोइंग टू बीच टू एंजॉय सीशोर एक्टिविटीज एंड गेट सेंटेंस, इसका ताल्लुक है आपके डिफरेंट पीपल डिफरेंट। जी हाँ, तो इसको हम ऐड करेंगे। सम ऑफ द पीपल वर्क वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वीक, अदर्स हैव रादर रिलैक्सिंग जॉब। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वेज टू स्पेंड वीकेंड, इसका ताल्लुक है इन दो कीवर्ड से, नहीं, निकाल दें। Still others like to relax by staying home and reading a book, इसका ताल्लुक है, हाँ जी है। अब देखिए, अब स्कीइंग की मुझे मजीद डिटेल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे डिफरेंट वेज ऑफ स्पेंडिंग वीकेंड देखना है। हम ये कहें कि नहीं जी वो वीकेंड के ही वो स्कीइंग का ऊपर जिक्र आया था तो उससे ताल्लुक है, नहीं, मेरे कीवर्ड से ताल्लुक नहीं है उसका, मेरा कंट्रोलिंग आइडिया नहीं बता रहा, मुझे वो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा जुमला।
एक्सरसाइज एक आपको दे रही हूँ, ये पैराग्राफ पढ़ें और मुझे बताएं इस पैराग्राफ को पढ़ के कौन सा जुमला है जो इररेलेवेंट। पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड suitable apartment you must follow a very systematic approach. First, you must decide which neighborhood would be most convenient for you. Then you must determine how much rent or budget you budget sorry rent or budget you will allow. ये पता नहीं क्या हुआ है, rent or budget will allow. Utility bills for houses average between $100 to $150 per month. Your next step is to check classified ads in the newspaper. If you do not plan to buy furniture, you should check under apartment for rent furnished. Otherwise, check under apartments for rent unfurnished. In other cases, however, be sure to check these ads regularly since new listings appear each day. After you have telephoned the apartments, which seem likely choices, you must begin your long journey to inspect each one of them. अब मुझे इस पूरे जुमले आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा जुमला हमारे टॉपिक सेंटेंस यानी कि फाइंडिंग अ सूटेबल अपार्टमेंट विद अ सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अलाइंड नहीं है या इररेलेवेंट। और कोई? चौथा है। सिर्फ चौथा ही है? और कोई? मैम पांचवा भी होगा ना? और कोई बताइए प्लीज। ये हमारा ना टॉप जो फोर्थ सेंटेंस है ना, सिर्फ यही इररेलेवेंट है क्योंकि फाइंडिंग अ सूटेबल अपार्टमेंट विद अ सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ये मैच नहीं करता। हमें यूटिलिटी बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। रिगार्डिंग सेंटेंस नंबर 5, क्लासिफाइड एड्स न्यूज़पेपर में जो आते हैं उसके अंदर भी इश्तेहारात आपको ये बता रहे होते हैं कि जो है ना, मतलब वो आपको ना अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, इसलिए उनको चेक करना भी जरूरी होता है। सो इट इज रेलिवेंट टू द सिस्टमैटिक अप्रोच जो कि हमें चूज करनी है। सो ये जब आप कोई चीज लिख लेते हैं फिर आप देखें कि आपका जो कंट्रोलिंग आइडिया है उसके हिसाब से कोई जुमला, कोई इररेलेवेंट जुमला तो नहीं आ गया, तो आप खुद ही उसको निकाल दें। इस तरह ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस वक्त हम आगे करते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस जो होते हैं ये डेवलप करते हैं। टॉपिक सेंटेंस एक दफा आपने लिखना सीख लिया, अब आप देखेंगे कि अगले जो जुमले हैं उनके अंदर क्या आपने मेंशन करना। सो देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन डेवलप एंड क्लेरिफाई टॉपिक सेंटेंस। उनमें से ये 4 आपके सामने लिखें, यानी आप अपने टॉपिक सेंटेंस को लिखें, उसके बाद उसके मुताबिक एग्जाम्पल्स दें, ठीक है, या टॉपिक सेंटेंस की डिटेल दे दें, या कोई एनेक्डोट, कोई छोटी सी कहानी, कोई एनालॉजी, कोई शॉर्ट स्टोरी यानी फिक्शन स्टोरी कोई भी बता दें, या अपनी ही कोई ऐसी ह्यूमरस किस्म की स्टोरी बता दें, या कोई फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिकल डेटा कोट करें। हमारे सामने आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आती है कि when you're giving an example, a specific instance that explains an idea. In order to be considered a hero by his own and subsequent generations, a person must display extraordinary physical and intellectual powers. The physical hero is the one who exhibit great strengths to 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 overcome monumental obstacles and emerge a victor is found frequently in literature. अब देखिए यहाँ पे उसने ना कहा कि हीरो जो हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, उनके अंदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पावर होती है। सो पहला जो एग्जाम्पल वो दे रहा है वो फिजिकल हीरो की दे रहा है, और सबसे पहले उसने एग्जाम्पल देते हुए
फिजिकल हीरो की डेफिनेशन दी है, जो कि वो चाह रहा है कि रीडर ये समझे कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. Sometimes what happens is that when you are giving an example, तो और without giving the definition, तो रीडर रिजेक्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि आपने जो रीडर के माइंड में डेफिनेशन थी, उसके मुताबिक आपकी एग्जाम्पल सेट नहीं आती. तो राइटर ने अक्लमंदी की कि पहले डेफिनेशन अपने हिसाब से दी, उसके बाद वो आगे सैमसंस की एग्जाम्पल देगा. फिर आगे जाके आप देखें कि ये राइट की एग्जाम्पल देगा, जो कि फिजिकल हीरो है. फिर द सेकंड हीरोइक टाइप इज इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल हीरोज होते हैं उसके एडमायर्ड फॉर देयर मेंटल पावर एंड द वे ही यूजेस इट टू बेनिफिट द मैनकाइंड. यहाँ पर भी वो इंटेलेक्चुअल हीरो की पहले डेफिनेशन दे रहा है, फिर लियोनार्डो की बात करता है, डिविंस्की की, और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मिसाल देता है. और एंड के ऊपर जो है वो उनको ओवरऑल दोबारा से जो पहले जुमले के अंदर उसने चीजें लिखी हैं उसी को रीफ्रेज करके लिख देते थे, उसको समराइज कर देते. ठीक है. सो जब भी आप एग्जाम्पल दे के बात करें तो पहले जिसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको डिफाइन कर दें, ताकि रीडर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक आपकी एग्जाम्पल्स को देखे. और देखिए इधर उसने ना फिजिकल हीरो की 2 एग्जाम्पल दी हैं और इंटेलेक्चुअल हीरो की भी 2 एग्जाम्पल. ठीक है. डेफिनेशन देना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि वो रीडर जो है वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक शायद आपकी एग्जाम्पल्स को रिजेक्ट करे. तो आप अगर उसको डिफाइन अपने हिसाब से करवा देते हैं तो फिर वो आपकी जो एग्जाम्पल है उसको एक्सेप्ट कर ले. ठीक है. इसके अंदर डिटेल भी आती है कि आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको मजीद आपने उसकी डिटेल देनी है. अ पर्टिकुलर पार्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल थिंग और होल आइडिया. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आता है, लैंडलॉर्ड यूजुअली रिक्वायर अ रेंटर टू साइन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड लीज. अब ये टॉपिक सेंटेंस है. अब लीज जो है ना, उसने लीज को आगे लीज की ही डिटेल बतानी. ठीक है. It stipulates the length of time the person must stay in the apartment and the amount of rent he must pay. It can limit the number of people allowed to live in the apartment and restrict the renter from having pets. A lease may prohibit the renter from subletting and include the provisions by which he is charged a certain amount of money if he breaks the contract. The agreement also include the responsibility of the landlord, such as providing adequate heat, garbage removal, exterior maintenance for the apartment building. अब देखिए लीज को एक्सप्लेन किया उसने रेंटर के हवाले से कि रेंट जो जो होता है, जो टेनेंट होगा उसका जिसने रेंट पे करना है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती हैं. और फिर उसने उस एग्रीमेंट के अंदर चूंकि लैंडलॉर्ड की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से भी उसने, यानी कि एक रेंटर, लैंडलॉर्ड और रेंटर 2 पार्टीज हैं, दोनों के हिसाब से लीज का क्या मतलब है उसने कंप्लीट डिटेल दे. ठीक है. अच्छा, के अब अगला देखते हैं एनेक्डोट. अच्छा, एनेक्डोट होता है अ शॉर्ट एंटरटेनिंग अकाउंट फॉर सम हैपनिंग. इट इज यूजुअली पर्सनल. इट मे बी थॉट ऑफ अ लेंथी एग्जांपल. यानी यानी आपने एक बात, इरम से 2 घंटे हो गए हैं, अभी आपका कितना बचा है? मतलब थोड़ा सा रह गया पीपल आर था. लीविंग. पहले एनेक्डोट जो पाँच है दस मिनट में वाइंड अप करते हैं फिर, है ना? कोशिश करती. ठीक. देखिए, a film director's style is usually personal and recognizable, but every rule has exception. अब ये अक्सर हमारे पास जो नैरेटिव राइटिंग के अंदर आती है ना वो इस तरह से लिखी होती है. देखिए ये नैरेटिव स्टाइल में लिखी है, वो कह रहा है डायरेक्टर का अपना स्टाइल लेकिन एक्सेप्शंस भी होती है. नॉट लॉन्ग अगो, अब अपना अकाउंट वो बता रहे हैं. Not long ago, I was in the theater watching Roman Polanski's Macbeth. Suddenly, the action slowed considerably. A frightening red circle began moving outwards from the center of the screen, engulfing first the actor and finally the entire screen. I was sitting on the corner of at the edge of my seat,
waiting for the next horror which never came. Sorry, यहाँ पे came है. It was not Lewinsky's terrifying style after all, but a fire in the film projector. अब वो अपनी कहानी सुना रहा है कि हर बंदे की अपना स्टाइल होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती. मुझे लग रहा था कि बहुत हॉरिफाइंग स्टाइल है लेविंस्की का, लेकिन असल में ये होता कि पीछे जो मैं सोच रहा था कि वो आग लगी हुई, वो सॉरी एक रेड सर्कल है, ये वो एक्टर को सबको कवर करता जा रहा है, लेकिन हुआ ये था कि पीछे जो प्रोजेक्टर था उसमें आग लगी हुई थी. इसमें डायरेक्टर का कोई कमाल नहीं था. तो ये भी बात तरीका होता है, ये स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में चीज आपने बता दी. या जो आप देखें कि जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं वो भी इस किस्म की कई दफा एक एक जुमला लिखते हैं, उसके बाद जो है किसी की कहानी सुना देते हैं कि मैं वहां गया तो उस बंदे से मिला, उसने मुझे ये कहानी सुनाई. तो इस तरीके से भी लिखा जाता है. फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स किस तरह से कोट किए जाते हैं. द फैक्ट इज समथिंग विच इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल, यानी आप कहीं से उसको वेरीफाई कर सकें. जब आप स्टेटिस्टिकल डेटा कोट कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपको कहाँ से मिला. ठीक है. Statistics is a numerical fact which presents significant information about the given subject. For example, अगर population explosion है, the term population explosion is usually applied to the rapid growth of the last 3 centuries. In the 200 years from 16 to 1850, world's population doubled and reached its first billion. अब ये कहीं से ज़ाहिर है उसने information ये इकट्ठी की है. In the next 80 years, it doubled again. And by 1975, it had doubled once more to the total of 4 billion. By the year 2000, it is estimated that it will exceed 6 billion and possibly approaches 7 billion unless there is a major reduction in the birth rate or major increase in the death rate. अब ये जितना डेटा है न्यूमेरिकल डेटा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरीके से मेंशन किए जाते हैं, और ये सारी इसकी फिर आपको बिब्लियोग्राफी मेंटेन करनी पड़ती है और आपको बताना पड़ता है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कहाँ से लिए हैं. ठीक है. कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारा है, कंक्लूडिंग सेंटेंस इंडिकेट दैट यू आर ब्रिंगिंग क्लोजर टू द पैराग्राफ. ठीक है. For each paragraph, the reader should be able to identify that your key points are based on the concluding sentence, and it should not include any information that was not discussed in the paragraph. हाँ जी, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर एक चीज है कि आपने पता नहीं शायद वो कभी हम बचपन में एक फिल्म देखते होते थे कि ना एक फिल्म का एंड हो रहा है और वहां पे फ्यूनरल हो रहा है, और फ्यूनरल के दौरान ना बंदे को दफना दिया गया है, तो कैमरा बिल्कुल उसकी ग्रेव के ऊपर नीचे रख के ना जमीन के ऊपर, और दिखा रहे हैं कि लोग जो है ना पलट के वापस जा रहे हैं, और अचानक उस कब्र में से हाथ बाहर आ जाए. ठीक है. वो इसका मतलब ये होता है कि इस मूवी का सीक्वल आना है. ठीक है. लेकिन कंक्लूडिंग सेंटेंस जो पैराग्राफ है, इसका कोई सीक्वल नहीं आना होता. आपने कोई नई बात नहीं करनी होती इस जुमले में, जो पीछे डिस्कशन हुई है उसी को एंड कर. नो सीक्वल पीस. ठीक है. अदरवाइज बेस्ड ऑन ये जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो हम इसको पैराग्राफ हुक बना देते हैं. हुक जो होता है वो अगले सेंटेंस को अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना होता है, तो उसमें कुछ हम ऐसी बातें कर जाते हैं ताकि रीडर जो है ना वो पढ़ना बंद ना करे. तो चूंकि ये एक पैराग्राफ है तो हमें यहाँ पे इसका कोई सीक्वल नहीं चाहिए. क्या चीजें एलिमेंट्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप रिव्यू कर देते हैं. मेन points mentioned in the paragraph, restate the topic statement maybe I found at the end of the paragraph and do not introduce any new idea, जैसे मैं भी आपको पहले बता रही थी. अगर नैरेटिव पैराग्राफ है, मेंबर्स कह रहे हैं कि बंद करें किसी को समझ नहीं आ रही है. देखिए आमना ये बिल्कुल लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस चल रहा है. ओके 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 खत्म करते हैं. This is just the concluding. We are doing concluding sentence. Okay. The concluding Okay. sentence of a narrative paragraph should emphasize the moral lesson. ठीक है. यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस अगर कहानी का है तो आप मॉरल लेसन्स उसका बताते हैं. अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का है तो यू टाई एवरीथिंग टुगेदर बाय एम्फसाइजिंग डिटेल्स, जो कि टॉपिक सेंटेंस, यूजिंग डिफरेंट वर्डिंग एंड समिंग अप द सपोर्टिंग फैक्ट्स. ठीक है. अगर वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आप बता रहे हैं अपने पैराग्राफ में, देन रीस्टेट बोथ द टॉपिक्स. ठीक है. बाय पॉइंटिंग आउट वेरियस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन केस यू आर डिस्कस दैट.
एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो हमारा होता है आमतौर पे, हम परसुएसिव राइटिंग कर रहे होते हैं सीटी के स्टूडेंट्स, बाय समराइजिंग द आर्ग्यूमेंट being made and to reaffirm why the argument is correct and the consequences that may occur if the argument is not heeded. So, ब्रॉडर लेसन कहानियों की सूरत में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, चूंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे था आपका, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट है तो दोनों यानी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को रिस्टेट करते हैं दोनों चीज़ों को, और समराइज करें अपने आर्ग्यूमेंट को अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे करें। ये इसके ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, लास्टली फाइनली आपको लोकेट करना पैराग्राफ में पता चल जाता है कि ये अगर लिखा है इसका मतलब ये आखिरी जुमला है। जैसे पीछे हम देखें, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये भी एक एक्सरसाइज है, इसका रेड नीचे किया हुआ है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू बी थैंक यू लाइक सो मच। टॉकिंग अबाउट, हाँ जी, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर इससे रेलिवेंट हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने जो आपके क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं सर साहिल के जो असाइनमेंट करने में, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है जो कि मैंने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जनरली बोल के बता दिया था, उसका मैंने आपके साथ कोई ऐसा डिटेल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया, जो कि उसको एक दफ़ा मैं चाह रही थी कि हम दोबारा से खोल लें, तो वो भी हम करेंगे। प्लीज इन सारी चीजों को यूज करें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती लिखते हुए, कोई इशू आता है, तो अगले वीक हम फिर मिलेंगे और इन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको, एक तो ये कि कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हमारे पास सीनियर मेंबर हैं जो कि एआई का यूज और टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छी तरह करना जानती हैं, उनके साथ मिलकर हम आपको एक शॉर्ट सेशन देंगे कि एआई को कैसे अपने आइडियाज को जनरेट करने के लिए यूज करें। दूसरा ये है कि यस, कंपोज करना, ये टू मच इंफॉर्मेशन आपके पास चली जाती है, लेकिन ये हमें जल्दी जल्दी इसलिए भी कवर करना पड़ा है क्योंकि सर साहिल का काम हमें जल्दी करना है। वरना इसको आहिस्ता आहिस्ता करते तो हम एब्जॉर्ब भी करते जाते, लेकिन बेयर विद मी, ये एक ऐसा टास्क है जो हमें करना था, जल्दी कंप्लीट करना। तो अब थोड़ा बहुत आपके आइडिया आपके जो भी लिखने बैठे हैं उसे कंप्लीटली लिखें और फिर उसके अंदर चीजें अपनी ठीक करते हुए जाएं, जैसे हमने शुरू में राइटिंग प्रोसेस आपको बताया। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल हो तो पूछिए प्लीज। मैं आर्टिकल का जो हो कंपोजिशन है वो कितने जैसे हम ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 100 to 500 वर्ड्स पे कंसिस्ट होना चाहिए। तो इनिशियली एक आर्टिकल हमने स्टार्ट किया अगर बिगिनिंग पे, तो एटलीस्ट 200 जैसे आलिया, वर्ड मुझे ना पे बताए लिखने हैं। बहुत कम आपकी आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही, आई एम सॉरी। आपके क्वेश्चन को छोटा रखें क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। छोटा सवाल पूछिए जी। जी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सो मच। पहले कहा था आपका माइक जी, बताइए। मैं कह रही हूँ जैसे एक ऐसे को ऐसे जनरल आइडिया में ऐसे 400 to 500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होने का उसका एक आइडिया है। तो एक बिगिनर जो आर्टिकल लिख रहा है, एक आर्टिकल बिगिनिंग में किस तरह मतलब 200 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए एटलीस्ट, या उसको 150 तक भी रखा जा सकता है। तो उसका स्टार्टिंग वो क्या रहेगा बिगिनर के लिए? देखिए आलिया, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखें मैंने आपको ना एक पैराग्राफ का ना कंप्लीट बता दिया है। वो अगर आप कंप्लीट मैसेज 100 वर्ड्स में भी लिख लेती है ना, यानी कि उसका टॉपिक, सपोर्टिंग डिटेल, पूरी तरह कन्विंस करने वाला सही पूरा मैसेज लिख लेती है, तो इवन दैट इज ओके, ठीक है, मगर मैसेज इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो उसकी आउटलाइनिंग है, जो उसका कॉन्सेप्ट जिस तरह डिलीवर होना चाहिए, अहमद, उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी जी जी।
प्लीज गो अहेड। सॉल्यूशंस है, पहले तो प्रॉब्लम्स पे बात की जाए।